नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। और बहुत ही टारिक दिन मैं ये कहूँगा मार्केट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर वेरी गुड आफ्टरनून। और क्लियरली एक चीज़ जो स्टैंड आउट कर रही है, निफ्टी आईटी एक स्टैंड आउट परफॉर्मर है। आई थिंक लगातार इस प्लेटफॉर्म पर बात हुई है, खैर वो अपनी जगह है, लेकिन आज भी निफ्टी आईटी ने आउट परफॉर्म किया है 0.5% ऊपर। लेकिन दिक्कत है निफ्टी बैंक की वजह से। जी हाँ, क्योंकि कच्चे तेल का सीधा इम्पैक्ट, और अब तो कच्चा तेल $90 आ गया, जो आपने पहली प्लेट में देखा था $90 पर कच्चा तेल, और उसका इम्पैक्ट करेंसी पर भी वापस हम 95-50 की तरफ बढ़ते हुए, और इनका इम्पैक्ट आपको सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी इन तीनों पर दिखाई देगा। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप में गिरावट कम है। स्मॉल कैप कल कम चले थे तो आज ज़्यादा चल गए, मिड कैप कल अच्छे चले थे तो आज थोड़ी सी कंसोलिडेशन हो गया। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मार्केट ऐसा भी नहीं कि एकदम ब्रेकडाउन दिखा रहा है, तो थोड़ा सा शुरुआती झटके के बाद थोड़ा संभल रहा है मार्केट। लेट्स सी आखिरी का 1.5 घंटा हमारे लिए कैसा रहेगा। 1.5 घंटा क्यों, अब तो 1 घंटा 40 मिनट बोलना होगा। आखिरी का 1 घंटा 40 मिनट हमारे लिए कैसा रहेगा। शो की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। कच्चे तेल ने फिर किया बाजार का मूड खराब, ब्रेंट पहुंचा $90 के करीब, निफ्टी 125 पॉइंट गिरकर 24,450 के करीब। बैंकिंग शेयरों में सबसे ज़्यादा कमजोरी, लेकिन निफ्टी आईटी फिर बना सबसे बड़ा सपोर्ट। मिड कैप स्मॉल कैप का आउट परफॉर्मेंस कायम। डिफेंस, एफएमसीजी और मेटल में सबसे ज्यादा दबाव, करीब 1% फिसले तीनों ही इंडिसेज। साथ ही एनबीएफसीज और कैपिटल मार्केट में भी नरमी कायम। वहीं कैपिटल मार्केट, फार्मा और कंज्यूमर ड्यूरेबल में हल्की खरीदारी कायम। निवेशकों का एसआईपी पर भरोसा कायम, लगातार छठे महीने 32,000 करोड़ के पास एसआईपी। मिड कैप स्मॉल कैप में निवेश बढ़ा, लेकिन लार्ज कैप में आउटफ्लो। उधर डेट फंड की बल्ले बल्ले, लेकिन इक्विटी फंड्स में घटा निवेश। पहली तिमाही के नतीजों के बाद ब्रोकरेजेस की बुलिश रिपोर्ट्स, इन्फो एज में जोरदार तेजी, शेयर 9% उछलकर वायदा के टॉप गिनर्स में हुआ शुमार। सिटी ने टारगेट बढ़ाकर 1510 किए। जाइडस लाइफ ने पेश किए पहली तिमाही में ठीक ठाक नतीजे, उम्मीद से बेहतर मुनाफे और मार्जिन के आंकड़ों ने भरा जोश। शेयर 4% ज़्यादा उछला। वहीं अच्छे रिजल्ट के बाद सर पर दौड़ा क्वालिटी पार्टी शेयर में 15% का उछाल, साथ ही लुमेक्स ऑटो भी 16% उछला। आज के बिग स्टॉक्स पड़े सटीक नतीजों के बाद। हीरो बना ग्लैंड फार्मा, करीब 7% उछलकर 52 हफ्तों की ऊंचाइयों पर पहुंचा शेयर। वे अच्छे रिजल्ट्स के बॉश में जोश कायम, लेकिन कमजोर नतीजों से 4% टूटा केईसी। साथ ही जी में भी गिरावट बढ़ी। वहीं स्पॉटलाइट शेयर पीबी फिनटेक करीब 7% के उछाल के साथ वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल। चार्जो पीटी M6 में भी करीब 4% की मजबूती। कच्चे तेल का भाव $90 के करीब निकलने से चेन्नई पेट्रो में जोश, शेयर 12% उछलकर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा। साथ ही ONGC भी निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल। और नतीजों के लिहाज से कल अहम दिन। निफ्टी की 2 कंपनियां अपोलो हॉस्पिटल्स और ग्रासिम के आएंगे नतीजे। 35% बढ़ सकता है अपोलो हॉस्पिटल्स का मुनाफा, रेवेन्यू में करीब 18% की बढ़त मुमकिन। साथ ही HL, JMR समेत वायदा की 4 कंपनियां पेश करेंगी अपने तिमाही नतीजे। ओके, चलिए फिर शो की शुरुआत करेंगे। और मार्केट में आज क्या हुआ, देखिए कच्चे तेल की मार। आज जैसा हम सुबह डिस्कस कर रहे थे, सुबह थोड़ा सरप्राइजिंग था कि मार्केट की शुरुआत फ्लैट हुई, लेकिन पहले आधे घंटे में ये क्लियर हो गया था कि मार्केट ने उस कच्चे तेल का कॉग्निजेंस लिया। और अब तो देखिए हम $90 पर आ चुके हैं। और एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, मैं एक पढ़ रहा था एक रिपोर्ट कल, मैंने इस पर एक रील भी बनाई है। कल हॉर्मुज से 6 जहाज गुजरे, जबकि नॉर्मली 130 जहाज गुजरते थे। इवन पिछले एक हफ्ते में भी ये नंबर जो था 12-13 का था, उसके मुकाबले सिर्फ 6 जहाज का गुजरना। और आई थिंक ये कहीं ना कहीं मार्केट को में एक डर पैदा हो रहा है कि ये वाली जो वॉर है अमेरिका और ईरान की, इसका जो सेकेंड लेग है ये शायद लंबा खींचे, और इसकी वजह से एक पूरा का पूरा इम्पैक्ट जो है वो मार्केट के ऊपर रहे। और ये पूरा का पूरा जो मामला है वहीं से आया है बेसिकली। और अगर आप देखें, हाँ ये तो खैर मेरे ख्याल से आई थिंक पुरानी सैटेलाइट इमेज होगी, लेकिन अगर आप लेटेस्ट देखेंगे तो 6 ही जहाज गुजर पाए हैं। ठीक है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पहले सपोर्ट के नीचे आए। हालांकि एक अच्छी चीज़ ये रही कि जो सेकंड सपोर्ट जोन था हमारा निफ्टी पर 24,350 से 24,400 का, और इवन अगर आप बैंक निफ्टी भी देखेंगे तो बैंक निफ्टी में 57,400 से 600 का ही वैसे एक मेक और ब्रेक जोन था। उसके नीचे आकर आप 57,150 तक भी आए एक बार के लिए, वहाँ से थोड़ी सी रिकवरी आई है। मिड और स्मॉल कैप में आज भी आउट परफॉर्मेंस है।
तो ये एक चीज़ तो क्लियर है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में अभी भी कॉन्फिडेंस है। एडवांस डिक्लाइन आज भी 1:1 पर है, तो ये भी मतलब थोड़ा सा करीब करीब है 1:1 पर, एग्जैक्ट 1:1 नहीं है लेकिन ख़राब नहीं है एडवांस डिक्लाइन बेसिकली। और एक चीज़, निफ्टी आईटी क्लियरली इस समय मार्केट का स्टार है। आज भी अगर आप देखें तो निफ्टी आईटी ने मार्केट को संभाला है काफ़ी हद तक। निफ्टी आईटी मार्केट को प्रोटेक्ट कर रहा है, यहाँ पर अच्छे मूव्स बन रहे हैं। ये एक आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग चीज़। इसके अलावा और क्या हो रहा है अगर आप देखें तो एक जो हॉस्पिटल स्टॉक्स हैं अपोलो और मैक्स, दोनों में आज बड़ी गिरावट है। वो एक प्राइस कैप का एक रिस्क है। हालांकि ये सिर्फ रिकमेंडेशन है। आज सुबह सुबह सीएनबीसी आवाज़ पर सबसे पहले आपने न्यूज़ देखी भी थी, उसके बाद स्टॉक्स टूटे हैं। हालांकि अभी भी ये रिकमेंडेशन ही है, ज़रूरी नहीं है कि ये मान लिए जाएँ, लेकिन इनकी वजह से स्टॉक्स में गिरावट आई। और इसके अलावा कुछ देर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। म्यूचुअल फंड के डेटा में लार्ज कैप में क्लियर कट फटीग विजिबल है और स्मॉल कैप और मिड कैप यहाँ पर भरोसा इंटैक्ट है। मीनवाइल बात करते करते ब्रेंट का भाव ऑलमोस्ट 90 ऑलमोस्ट अब हम क्रॉस करने की तैयारी कर रहे हैं। श्रेया, $90 क्रॉस करने की तैयारी। ब्रेंट यहाँ पर एक इजाफा, और वो जाहिर तौर पर भारतीय बाजार के लिए एक सिरदर्द होता हुआ है और वो इम्पैक्ट हम देख रहे हैं। लेकिन क्लोजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया आज की सेशन की, क्योंकि एक्सपायरी भी है। तो आज किस तरीके से क्लोजिंग में चीज़ें देखने को मिलती है वहाँ पे नज़रें रहेंगी। इसलिए एक आगे का 1 घंटा 40 मिनट काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सेक्टर स्पेसिफिक चर्चा की सर आपने, और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स तो मिले हैं मार्केट में जैसा कि हमने डिस्कस किया था, लेकिन बाजार प्रेशर में है। आज एक्सपायरी है, कैसे देख रहे हैं आप आज की क्लोजिंग को लेकर? क्या मन में सवाल है? कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होने चाहिए आज की क्लोजिंग के लिहाज से? फिर आगे कैसे ट्रैक करेंगे मार्केट को, क्योंकि अब रिजल्ट सीजन भी खत्म हो गया, कल हम बात कर रहे थे। तो क्या व्यू बन रहा है अब? मेरे ख्याल अभी 3 दिन हैं रिजल्ट सीजन में, तो 3 दिन तो और हमारे पास बात करने के लिए कुछ होगा। लेकिन देखिए, मार्केट ने ना आज एक वार्निंग फायर की है। मतलब आज के मूव को मैं ब्रेकडाउन नहीं मानूंगा, लेकिन आज के मूव को मैं एक वार्निंग मानूंगा कि अगर कच्चा तेल नीचे नहीं आया तो दिक्कत होगी। देखिए श्रेया, आपको याद होगा जब वो डील हुई थी एक बार तो हम 70 के नीचे आ गए थे। फिर 70, 75 का 80 हुआ। 80 कई दिन तक रहा, हमने कहा चलो ठीक है 80 मार्केट पचा लेगा। अब कहीं ना कहीं तो आके आपको लगा ना कि कितना बचाएगा। अब 90 पे आ गए आप, और 90 पे भी आगे जाकर सप्लाई का इशू होगा। तो ठीक है, तो अगर ये नीचे नहीं आया तो फिर आपके लिए दिक्कत होगी, इस चीज़ को मान के चलें आप। फिलहाल अभी के लिए ब्रेकडाउन नहीं है मार्केट में। आप ये कह सकते हैं कि ब्रेकआउट फेल होने का रिस्क बन रहा है। बिल्कुल ब्रेकआउट फेल होने का रिस्क बन रहा है, वो जो आपने उस दिन ब्रेकआउट दिखाया था, क्योंकि उसके बाद उस मार्केट को कभी फॉलो थ्रू मिला ही नहीं। 90 के पार निकल गए अब हम, तो वो ब्रेकआउट फेल होने का रिस्क है, लेकिन ब्रेकडाउन नहीं है। एक और चीज़, बैंक निफ्टी ना, ये थोड़ी सी अब दिक्कत में आ चुका है। बैंक निफ्टी ने 4-5 दिन कोशिश की 200 डे मूविंग एवरेज को बचाने की, लेकिन आज फाइनली वो टूट गया। हालांकि फिर लोअर लेवल से रिकवरी आ गई। और पीएसयू बैंक्स अगर आप देखेंगे, यहाँ अच्छी रिकवरी आई है। मैं देख रहा था कुछ पीएसयू, चुनिंदा पीएसयू बैंक्स यहाँ पर आज सुबह लग रहा था कि ब्रेकडाउन है। ये एक थोड़ा सा आपको होप दे रहा है कि क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपैक्ट कच्चे तेल का अगर किसी पर है तो वो पीएसयू बैंक्स हैं। अगर यही रिकवरी आ गई तो थोड़ी सी होप अभी भी बनी हुई है मार्केट में। लेकिन एक सच बात बताऊँ ना, मार्केट में इस समय कोई बड़ा ट्रेंड नहीं है। मतलब हम कोशिश करते रहते हैं कुछ ढूंढने की, लेकिन कोई बड़ा ट्रेंड है नहीं मार्केट में इस समय। और ये इस तरीके का मार्केट होता है ना, ये आपको थका देता है। और ऐसे में आप उल जलूल ट्रेड लेते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, ज़बरदस्ती की ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। जबकि इस समय जहाँ एकदम हाईएस्ट कन्विक्शन हो ना, बस वहीं पर ट्रेड करें, ठीक है ना। अगर आप कभी नेशनल पार्क जाएं तो वो जो बिग कैट्स होते हैं वो हर शिकार थोड़ा ना करते हैं जहाँ उनको लगता है कि ये हाई कन्विक्शन है, वरना तो आप थक ही जाएंगे पूरी तरीके से। तो इस समय ये थोड़ा सा एक फैक्टर है। अच्छा, एक और चीज़, आज कैश का और एक्सपायरी का भी फैक्टर है। सेकेंड एफएन एक्सपायरी है। 3 बीस से लगातार हम आपको इक्विलिब्रियम प्राइस दिखाएंगे, इंडिकेटिव इक्विलिब्रियम प्राइस। तो ऐसे में ट्रेडिंग कम करें और हाईएस्ट कन्विक्शन जहाँ पर हो, एकदम हाई कन्विक्शन जहाँ पर हो, वहाँ पर ही दाम लगाएं, ठीक है ना। देखिए, हम भी इतने स्टॉक्स चुनते हैं, उनमें से कोई एक आध तो अच्छा निकल ही आता है ना। अभी जैसे आज पॉलिसी बाजार था, पीबी फिनटेक, आज देखिए किस तरीके के मूव आ गए। आज ये हमारा स्पॉटलाइट था, ठीक है, और ये देखिए आज क्या 6.5% के मूव्स आ गए यहाँ पर पूरे के पूरे स्क्रीन पर। ऐसा भी नहीं है कि खुला ही गैप अप के साथ, आपको मौका नहीं मिला, पूरा शांति के साथ फ्लैट खुला। हमने तो डिस्कस भी किया था, तो फ्लैट खुला है और उसके बाद देखिए स्क्रीन पे 6% के मूव आ गए। तो वहीं पर फोकस करें जहाँ पर कन्विक्शन बन रहा है। बाकी जहाँ तक इंडेक्स की बात है, सपोर्ट 24,350 से 24,400 जो आपका बड़ा सपोर्ट था वो, और फिर रेजिस्टेंस रहेगी अब आपकी, जो आपका सपोर्ट जोन था 24,500 से 550, ये अब तक सपोर्ट था।
अभी आपके लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा। एक फीलिंग आ रही है मुझे कि आप 24,400 भी शायद एक्सपायरी से पहले तोड़ सकते हैं, मतलब जिस तरीके से कच्चा तेल ऊपर आ जा रहा है उसके वजह से। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है 57,000 से 57,200 पर अब अगला सपोर्ट है, यहाँ से आज हम बाउंस बैक भी किए हैं, और जो प्रीवियस सपोर्ट है 57,500 से 600 का, अब वो आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। 57,400 से 600 ही मान लें उसको एक्चुअली। क्रूड अभी भी 2.5% ऊपर और करीब करीब 90 को क्रॉस करता हुआ, 90 इनफैक्ट इंट्राडे में क्रॉस कर चुके हैं हम, अब 89.94 पर। वीरो, स्टॉक स्पेसिफिक कहाँ और कैसे मूव्स रहे? बिल्कुल अनुज, आपने जैसा कहा ना कि ट्रेडिंग कम करे, बाजार उससे प्रेरित होकर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट पे फोकस कर रहा है, उसका एडवांटेज मिल रहा है CDSL को 1352 पे। जस्ट एक मजाक में कुछ कह रहा था, बट CDSL डे हाई 1352, और इस प्राइस में एक प्रॉपर्टी है, और ये प्राइस जो है वो ये ऑलमोस्ट 21 जुलाई के बाद के अब तक की सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी है। हालांकि अभी भी एक बहुत चैलेंजिंग फेज में है, बट स्टिल उस फेज के हाईएस्ट क्लस्टर पे 1352 पे ट्रेड करता हुआ। जरा OI लेके आइएगा, आज इस पर शेयर होता हुआ, शॉर्ट कवरिंग थोड़ी बहुत, तो नजर रखिएगा इस स्टॉक पे, बहुत डिसाइसिवली बट स्टिल हमें नजर रखिएगा इस स्टॉक पे। IT अभी भी सबसे स्ट्रॉन्ग सेफ पॉकेट, उसमें अगर आप देखिए तो मैं यहाँ पर एक बार रखूंगा आपकी स्क्रीन पे एम्फेसिस, स्टिल स्ट्रॉन्ग, स्टिल स्टेबल, और सारे एवरेजेस के ऊपर आके ट्रेड करता हुआ। एम्फेसिस का जरा प्लीज एक बार OI भी रखिएगा, 31 ये करीब के 2527 पे 2% ऊपर आके ट्रेड कर रहा है, क्लियर कट विजन। और आप ये सोचिएगा कि 19 फरवरी के बाद अब तक के सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे ट्रेड करता हुआ, और क्या लोडिंग है 2% की, आप देखें शानदार। तो यहाँ पे एक अच्छी स्ट्रेंथ है। और जहाँ तक कोलैप्स के केसेस हैं, जहाँ तक शॉर्टिंग की बात है, जहाँ तक अनवाइंडिंग की बात है, इसमें सबसे ऊपर सबसे गंभीर ब्रेकडाउन जो विजिबल हैं वो है केमिकल बास्केट में। लुक एट SRF एट डे लो, UPL को देखिए, UPL में भी मल्टी मंथ लो ब्रीच हो रहे हैं, SRF में अगर आप देखिए मल्टी मंथ लो ब्रीच हो रहे हैं। 4 मई के बाद अब तक की सबसे लोएस्ट ट्रैजेक्टरी, और लोडेड विद शॉर्ट लगभग 78,600 शेयर यहाँ पे ऐड हुए। तो वीक पॉकेट में अगर आप देखिए केमिकल बास्केट सबसे ऊपर है। पर अनुज, कच्चा तेल, फिर आप देखिए कि हमारे पास लास्ट वीक एक FIs का पैसा आने का जो एक क्रम बन रहा था वो फिर बाधित हो गया है ना। और मैं देख रहा था आज लार्ज कैप में जो इन्फ्लो है वो थोड़ा सा ड्राई हो रहा है। लार्ज कैप के लिए क्या कुछ चुनौतीपूर्ण स्थिति बन रही है क्या? और स्पेशली जो मार्च अप्रैल मई में जिस प्रकार की परफॉर्मेंस मिड कैप और स्मॉल कैप में दी, लोग थोड़ा सा उसी की तरफ केंद्रित हो रहे हैं क्या? देखिए, बिल्कुल इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि जो थोड़ा सा फोकस है वो अब आपका मिड और स्मॉल कैप इस तरफ ज़्यादा आ रहा है। और सच बताऊं तो ये हमारी एक अप्रोच भी रही है कि मिड कैप और स्मॉल कैप जो हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं, और मिड कैप और स्मॉल कैप में इस समय अगर आप देखेंगे तो मोमेंटम भी इनके साथ में है। आई थिंक लार्ज कैप में एक जो दिक्कत है, कभी FI की सेलिंग, कभी कच्चा तेल, कभी कुछ कभी अर्निंग्स। और एक और चीज़ अगर आपने नोटिस करी होगी तो लार्ज कैप वर्सेस मिड कैप और स्मॉल कैप अर्निंग्स में भी क्लियर कट एक डाइवर्जेंस रही है। तो आई थिंक ये एक फैक्टर है कि आप थोड़ा सा मोमेंटम जो है इस समय लार्ज कैप के बजाय मिड कैप और स्मॉल कैप में देख रहे हैं। तो और मेरा मानना यह है कि अगले कुछ हफ्तों तक या अगले कुछ दिनों तक तो एटलीस्ट जब तक ये कच्चा तेल नीचे ना आए तब तक तो आपको मिड कैप और स्मॉल कैप यहीं पर फोकस रहना है। इसका मतलब ये नहीं कि लार्ज कैप बिल्कुल अवॉइड करना है, कई लार्ज कैप्स ने बहुत शानदार रिटर्न्स दिए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन एग्रीगेट लेवल पर लार्ज कैप में पैसा नहीं बन रहा है। एक्चुअली एग्रीगेट लेवल पर तो लार्ज कैप में पैसा 3 साल से नहीं बन रहा है, हम आज की क्यों बात करें, है ना। 3 तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ये आपका एनालिसिस सही है कि इस समय थोड़ा फोकस मार्केट का शायद मिड और स्मॉल कैप पर रहेगा। आप चलिए श्रेया आगे बढ़ते हैं। राइट, सो स्टॉक स्पेसिफिक मूव तो अच्छा है मार्केट में। आपका लेस कन्विक्शन वाला स्टॉक भी MCX, आपने कहा कि कन्विक्शन वाले तो चले ही, लेकिन वो भी 4% ऊपर है। खैर से सवाल मेरा क्रूड को लेकर है। अगर $90 के आसपास, हालांकि हम नीचे आए थे, लेकिन $90 के आसपास हम अगर बने रहते हैं, और तो यहाँ से कितनी बड़ी और दिक्कत आप देख रहे हैं। और अगर 90 के आसपास भी PSU बैंक स्टॉक्स चल रहे हैं तो क्या एक पॉजिटिव ट्रिगर माने, इसको कैसे देखें? देखिए, हर दिन का मूव एनालाइज करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन $90 के क्रूड जो है ना उसमें क्लियरली थोड़ी सी दिक्कत है श्रेया। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये हमारे लिए सबसे बड़ा हेडेक है जब तक ये 90 के ऊपर है। मीनवाइल जो वीरू ने दूसरा सवाल पूछा था उसका सॉरी मैं जवाब नहीं दे पाया था। वो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जो था, म्यूचुअल फंड के डेटा से रिलेटेड। देखिए, म्यूचुअल फंड का जो डेटा है ना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उसमें भी एक्चुअली वीरू के सवाल का जवाब ये को छुपा है। SIP इनफ्लो इंटैक्ट है 31। देखिए उसको बहुत ज़्यादा वो बढ़ा गिरा नहीं है, वो जो था वही था। और
ये लेवल इंटैक्ट रहा है, छठा महीना है लगातार जब हम 31,000 के ऊपर रहे हैं, 31,000 करोड़ के ऊपर रहे हैं। आई थिंक जो नंबर मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगा है ना, वो है इक्विटी इनफ्लो। इक्विटी इनफ्लो आपका कम हुआ है, 28,961 करोड़ से घटकर इस लाइन पर रहिएगा 24,685 करोड़ हुआ है। अब दिक्कत क्या है ना, बहुत लोगों को लगता है कि हेडलाइन क्या बनती है, निवेशकों का मार्केट से भरोसा हटा, निवेशकों ने मार्केट में इक्विटी मार्केट में कम हुआ निवेश। ये आउटफ्लो नहीं है, पहली चीज़ समझ लीजिए, अभी भी इनफ्लो है। हाँ, पिछले महीने जितना लोगों ने पैसा डाला था उसके मुकाबले कम पैसा डाला, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसका भी रीज़न है। उसका रीज़न अगर आप देखेंगे तो लार्ज कैप आउटफ्लो, लार्ज कैप वाली लाइन रखिएगा, लार्ज कैप में आउटफ्लो हुआ है करीब करीब 1322 करोड़ का, जबकि इनफ्लो था उससे पहले 2068 करोड़ का। तो ये क्लियरली आपके लिए एक दिक्कत है, क्योंकि लार्ज कैप शायद थोड़ा सा ओवर वैल्यूड हो गए थे, तो लोग थोड़ा लार्ज कैप से बचे। तो वैसे भी लार्ज कैप में मोमेंटम नहीं है ना, लार्ज कैप थोड़े से थके हुए हैं तो इस वजह से। लेकिन यही आप अगर मिड कैप और स्मॉल कैप देखेंगे तो मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छा इनफ्लो आपने देखा है। और अगर देखेंगे तो मैं लगातार एक मिड कैप और स्मॉल कैप में हमारा एक फोकस रहा है कि यहाँ पर आप फोकस रहें। गोल्ड ETF इनफ्लो थोड़ा कम हुआ है, वो 3400 करोड़ से घटकर 1559 करोड़ पर आया है, लेकिन ओवरऑल इस नंबर को मैं खराब नहीं मानूंगा, ठीक है ना। वो ट्रेंड आएगा आपकी स्क्रीन पर, इक्विटी फंड्स का 40,000 करोड़ मार्च में था। अच्छा देखिए, अब मार्च में 40,000 करोड़ था, मार्च हमारे लिए वर्स्ट महीना था मार्केट का, मार्च में मार्केट सबसे ज़्यादा गिरा था, लोगों ने सबसे ज़्यादा पैसा मार्च में डाला। अब टेक्निकली उसके बाद अप्रैल मई में ज़बरदस्त रिकवरी हुई, उसके बाद मार्केट में थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ, ठीक है। अप्रैल में ज़बरदस्त रिकवरी हुई और पैसा आया, मई में लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक किया, सेल इन में गो अवे होता है जैसा वो किया। जून जुलाई का नंबर ठीक ठाक है, कोई बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लार्ज कैप का जो ना, लार्ज कैप के बार आएंगे, ये लार्ज कैप के बार इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मार्च में देखिए जब मार्केट में बड़ी गिरावट आती है सबसे पहले आप सीधा अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स खरीदते हैं, सीधा L&T, रिलायंस, सब इतने भाव आ गए थे, सबने बजाज फाइनेंस, सबने लार्ज कैप फंड ले लिए। अप्रैल में भी लार्ज कैप में पैसा आया, मई और जून में थोड़ा कम आया और जुलाई में आउटफ्लो हुआ है लार्ज कैप में से। मिड कैप और स्मॉल कैप देखें आप, स्मॉल कैप में अच्छा पैसा आ रहा है एक्चुअली, और यही हमारी लाइन भी रही है कि इस समय स्मॉल कैप जो है ना, सबसे ज़्यादा पैसा यहीं पर बनेगा आपका, 7,700 करोड़ के करीब स्मॉल कैप में आया है। और आप देखें मिड कैप, यहाँ भी करीब करीब 6,200 करोड़ के करीब का इन्वेस्टमेंट आया है, तो ये आपके लिए बार होगा। चलिए अब आते हैं आज के रफ्तार के घोड़े फिसड्डी स्टॉक्स पर, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले रफ्तार के घोड़े स्टॉक्स, इसमें सबसे ऊपर है आपका इन्फो एज यानी कि नौकरी। 2 दिनों से अगर आप देखेंगे तो ये वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल है, और कल सुबह से ये CNBC आवाज़ पर अगर आप देखेंगे तो हमने पॉजिटिव नज़रिया लिया था। दूसरा है PB फिनटेक, F&O का दूसरा सबसे बड़ा गेनर है, यहाँ पर शानदार ब्रेकआउट। और सुबह बाजार खुलने से पहले, याद रखिएगा क्या होता है ना, बाजार खुलने के बाद तो बहुत आसान होता है, बाजार खुलने के पहले हमने इसको स्पॉटलाइट में इंक्लूड किया था। बॉश तीसरा स्टॉक अच्छे नतीजों से भागा, और अगर आप देखें तो बिग स्टॉक में भी शामिल था ये आज हमारे। ऑयल इंडिया, क्रूड में तेज़ी, इसका एक फ़ायदा आपको क्लियरली यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ज़बरदस्त इसका एक फ़ायदा है। और कोल्टे पाटिल और ग्लैंड फार्मा, यहाँ पर शानदार नतीजों से बड़ी तेज़ी हुई है। एक स्टॉक मैं ऐड नहीं कर पाया, लेकिन मेरे ख्याल से अगर सब कुछ ठीक रहा और अगर मेरा एनालिसिस सही है तो कल का भी एक हीरो हो सकता है, वो है जाइडस लाइफ। मेरे ख्याल से मैं जाइडस लाइफ के नंबर्स और देख रहा था, आज सुबह एक ब्रोकरेज रिपोर्ट आई थी, शुरू में स्टॉक गिरा क्योंकि पोजीशनिंग थी स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा बुलिश, और उस वजह से स्टॉक गिरा, लेकिन उसके बाद ये जिस तरीके से रिकवर हुआ है, आई थिंक ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है कल की ट्रेड के लिए, इस पर नज़र रखेंगे आप। इसके अलावा फिसड्डी स्टॉक्स पर आते हैं। फिसड्डी स्टॉक्स में सबसे ऊपर है भारत फोर्ज, ऑब्वियसली कल की बड़ी गिरावट, कल तो 7-8% टूटा था, आज भी स्टॉक गिरा है करीब करीब 2-2.5%। कल नतीजे आते ही CNBC आवाज़ पर हमने नेगेटिव व्यू लिया था। और हिटाची एनर्जी, थोड़ा अजीब लग रहा है इसको फिसड्डी स्टॉक बोलना, क्योंकि कल इतनी बड़ी रैली हुई थी इसमें, लेकिन कल की रैली के बाद आज थोड़ी मुनाफा वसूली हुई है यहाँ पर, तो ये दूसरा स्टॉक होगा आपका जो आज हमने फिसड्डी स्टॉक्स में लिया है। चलिए श्रेया, ट्रेंडिंग स्टॉक्स और कार्यक्रम का क्रम। मार्केट प्रेशर में निफ्टी, बैंक निफ्टी में गिरावट, तो शुरुआत करेंगे गिरने वाले स्टॉक्स के साथ। सबसे ज़्यादा डेंट कहाँ पड़ता हुआ नजर आया है आज के सेशन में, जो जिक्र कर रहे थे, एक तो हॉस्पिटल स्टॉक्स टूटे हैं आज हेल्थ केयर स्पेस से, आगे समझेंगे कारण क्या है। और मैक्स हेल्थ केयर देखिए 2.5%, निफ्टी का टॉप लूजर बना हुआ है। टाटा कंज्यूमर टूटा 2%, अल्ट्राटेक सीमेंट यहाँ पे मुनाफा वसूली 2.5%, और अपोलो हॉस्पिटल जैसा कि मैंने बताया 1.5% नीचे है। सिफारिश की गई है चार्जेस की कैपिंग को लेकर, तो अब आगे वहाँ पर क्या कुछ डेवलपमेंट होगा वहाँ पे नजर रहेंगे। हिताची एनर्जी कल की रैली के बाद
आज मुनाफा वसूली 3% नीचे। गोदरेज प्रॉपर्टीज ये टूटा 2%, 2.5%। भारत फोर्ज रिजल्ट के बाद आज फिर 2.5% नीचे, और पॉलीकैब भी 2.5% आपको नीचे कामकाज करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन कौन से स्टॉक्स चले हैं? डॉक्टर रेड्डीज भागा 3.5%। टाइटन नतीजों के बाद कल भी भागा, आज भी देखिए 1.5% ऊपर है। इटर्नल चला है निचले स्तरों से आज 1.5% ऊपर, और टीसीएस आईटी पैक में अच्छी तेजी, तो ये आपको 0.25% ऊपर नजर आएगा। इन्फो एज ब्रोकरेजेस की बुलिश रिपोर्ट नतीजों के बाद 7.5% दौड़ गया। पॉलिसी बाजार हमारा स्पॉटलाइट 6% ऊपर, बॉश हमारा बिग स्टॉक्स 4% ऊपर है। ऑयल इंडिया यहाँ पर ब्रोकरेजेस काफी बुलिश था। क्रूड में जिस तरीके से उछाल आया है 3.5% आपको ऊपर नजर आएगा कामकाज करते हुए। तो ये बात हो गई ट्रेंडिंग स्टॉक्स की। अब चर्चा करते हैं कि कार्यक्रम में होगा क्या। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ हैं मार्केट स्मिथ इंडिया के मयूरेश जोशी जी। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, रचना वैद्य, कविता जैन, अमित सेठ और अरुण कुमार मंत्री जी से। 2:20 पर नुपुर बताएंगे कि इन्फो एज में तेजी क्यों है, और 2:25 पर नुपुर से ही जानेंगे ऑयल इंडिया पर ब्रोकरेजेस क्या व्यू रख रहे हैं। 2:30 लक्ष्मण बताएंगे आपको कि हॉस्पिटल बिलिंग पर लगाम के लिए क्या तैयारी हो रही है। 2:35 पर यश से समझेंगे एलआईसी के शेयर में तेजी क्यों है। 2:40 पर समझेंगे ग्लैंड फार्मा पर आज ब्रोकरेजेस का व्यू क्या था। 2:50 पर अर्निंग्स प्रीव्यू में नुपुर बताएंगे कि अपोलो हॉस्पिटल और ग्रासिम के नतीजों से क्या उम्मीद है, और दीपाली से फिर जानेंगे हेल के नतीजे कैसे रह सकते हैं। 3 बजे अनुज जी से स्ट्रैटेजी समझ लेंगे। 3:05 पर नुपुर से डीलिंग रूम चेक ले लिया जाएगा। 3:10 पर फिर BTST STBT ट्रेड से की शुरुआत करेंगे, और 3:15 पे बिग मार्केट वॉइस में मेरे साथ जुड़ेंगे क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के इक्विटी हेड और पोर्टफोलियो मैनेजर सौरभ पटवा जी। चलिए, पैनल तैयार है हमारा और ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे। गुड आफ्टरनून आप सभी को। रचना जी, आपसे शुरुआत करते हैं, बताइए आपकी ट्रेड इस समय की। जी मेरी इस वक्त की ट्रेड जाइडस लाइफ रहेगी, और ये रिजल्ट के चलते आई थिंक दिस इज एन अपस्विंग व्हिच इज प्लेइंग आउट स्ट्रांगली। यहाँ पे थोड़ा और स्टीम हो सकता है, और 1182 पे है हम फ्यूचर्स पे। जब तक हम 1160 के ऊपर फ्यूचर्स पे बने रहेंगे तो गुड अमाउंट ऑफ चांसेस कि बहुत ही जल्दी हम 1200 और 1210 को नंबर्स को देखेंगे। ओके, जायडस लाइफ रचना जी का पहला ट्रेड। कविता जी, गुड आफ्टरनून, आप क्या पिक कर रहे हैं? वेरी गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेल, मेरा ट्रेड भी फार्मा से ही है, एंड डिविस लैब काफी स्ट्रॉन्ग खड़ा है अपने सारे ही टाइम फ्रेम पर। एज ऑफ नाउ 84.95 के लेवल पर है। मुझे लगता है ये जो रैली है वो फर्दर कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है, और प्राइस मूव एक्सटेंड होनी चाहिए 8650 8700 के लेवल तक। तो आप डिविस लैब पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करें 8450 का। डिविस लैब फार्मा स्पेस आप देखें तो 0.1% ऊपर, यहाँ की काउंटर्स अच्छा करते हुए। अमित जी, गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून श्रेया जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी, विरेन जी एंड एवरीबडी ऑन द पैनल। श्रेया जी, मेरी ट्रेड ऑटो सेक्टर से रहेगी। अशोक लेलैंड में रिसेंटली हमने एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखा था, और पिछले 2-3 दिनों से एक पुल बैक यहाँ पे आ रहा था, जो कि लग रहा है आज कंप्लीट हुआ है। स्टॉक ने 10 नंबर से एक थ्रस्ट जनरेट किया, और ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे पॉजिटिव है, क्योंकि एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक बाहर आया है। तो इसे बाय करना है। लगभग 176 का प्राइस है। 173 का स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट्स हमारे 182 रुपीज के रहेंगे अशोक लेलैंड में। ओके, मीनवाइल जाइडस की मैंने बात की थी, डे हाई पर आ गया है श्रेया वो स्टॉक, और जैसे मैं कह रहा था ना, इनकी जो गाइडेंस इतनी स्ट्रांग है, मुझे लग रहा है कल यहाँ पर कुछ अपग्रेड्स आ सकते हैं। ठीक है ना, बाकी तो देखिए जो इवेंचुअली ब्रोकरेज डिसाइड करेंगे वो ही डिसाइड करेंगे, लेकिन चांस रहेगा कल यहाँ पर ब्रोकरेजेस के अपग्रेड्स आने का। तो ये एक स्टॉक है जहाँ पर शानदार मोमेंटम है इस समय। गाबा सर के पास चला है। गाबा सर, गुड आफ्टरनून, क्या ट्रेड आपकी? गुड आफ्टरनून। मेरा रहेगा फार्मा क्षेत्र से, और रहेगा डॉक्टर रेड्डी। हायर टाइम पे मुझे लगता है यहाँ पर बेस बन चुका है। ट्रेड कर रहा है 1201, स्टॉप लगाएंगे बहुत ही टाइट, ज़्यादा नहीं होगा 1195 का, मतलब करीब 6 रुपीज़ का है। टारगेट होना चाहिए 1220 प्लस जोन्स, यहाँ देख सकते हैं डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी 1201 पे आपका बाय कॉल। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेन जी। तो देखिए, सीडीएसएल में खरीदारी करने की राय रहेगी। सीडीएसएल ने लगातार 100 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट किया है, आज अपने 10-20 मूविंग एवरेज को रिगेन किया है। सीडीएसएल में करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। आपके जो स्टॉप लॉसेस हैं वो 1334 1334 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी।
1380 1380 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना चाहें तो 1340 वाला कॉल ऑप्शन जो 37 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, उसमें 29 रुपीज की स्टॉप लॉस से खरीदारी करें और 55 रुपीज की टारगेट सेट करें। कैपिटल मार्केट स्पेस में भी अच्छी तेजी है, ये भी 0.1% इंडेक्स आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं, सभी बाय साइड की ट्रेड है। उससे पहले हम रिकैप करेंगे थोड़ी देर में, उससे पहले मयूरेश जी के पास चलते हैं। मयूरेश जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया इस मार्केट में? श्रेया जी, आफ्टरनून अनुज जी, आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो हमें लगता है, आई थिंक मिड कैप प्राइवेट बैंक्स ने काफी शानदार नतीजे दिए हैं और इसमें करूर वैश्य बैंक हमें काफी पसंद आ रहा है। आप कोई भी पैरामीटर देखिए, एडवांसेस ग्रोथ, डिपॉजिट्स में जो एक डिसेंट बढ़ोतरी हुई है, एडवांस डिपॉजिट रेशियो, न्यूज में आई थिंक एक जो स्टेबिलिटी देखने मिली है ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, एसेट क्वालिटी प्रेशर्स कम होते जा रहे हैं ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, प्रोविजनिंग कवरेज काफी डिसेंट है, कैपिटल एडुकेसी काफी स्ट्रॉन्ग है। एंड इवन विद इन द लेंडिंग डिवीजन, आई थिंक कॉर्पोरेट और कमर्शियल डिवीजन में जो इन्होंने कैप लगाया है इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल साइज, और यहाँ पे जो ग्रॉस स्टेज 2 और ग्रॉस स्टेज 3 के एसेट्स निकल के आ रहे हैं, एब्सोल्युटली मैनेजेबल लेवल्स पे है। ओवरऑल स्लिपेजेस एंड ओवरऑल रीस्ट्रक्चर्ड बुक की एक मात्रा देखें कंपेयर टू द ओवरऑल बुक इटसेल्फ, एब्सोल्युटली प्रोपोर्शन में है एंड इन कंट्रोल है। और इसलिए मुझे लगता है, आई थिंक अगर हम सारे पैरामीटर्स देखें इन टर्म्स ऑफ हाउ बैंक इज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म और एक्सपेक्टेशंस के अगले कुछ तिमाहियों तक एक स्टेडी स्टेट परफॉर्मेंस रह सकता है विद सिग्निफिकेंट आरओई एंड आरओए एक्सपेंशन जो ऑलरेडी हमने देखा है। कहीं ना कहीं आई थिंक करूर वैश्य बैंक अर्निंग्स के लिहाज से काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। करूर वैश्य बैंक हमें काफी पसंद आ रहे हैं। क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियोज में तो क्लाइंट्स के पास एक पोजीशनिंग। ओके, करूर वैश्य बैंक, ये लंबी अवधि के नजरिए से इन्वेस्टमेंट आइडिया हो गया मयूरेश जी का। चलिए रिकैप कर देती हूँ, टारगेट एंड स्टॉप लॉस जॉट डाउन कर लीजिए। रचना जी ने जाइडस लाइफ चुना है और शानदार नतीजे आते हुए उसके बाद स्टॉक में पंख लग गए हैं। 1200-1210 के टारगेट देख रही हैं रचना जी इसमें, और 1160 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। कविता जी कह रही हैं कि फार्मा से स्पेस से डिविस लैब को चुना जा सकता है क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ है। 8650, 8700 के टारगेट है उनकी तरफ से, 8450 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। अमित जी ऑटो स्पेस से चुन रहे हैं अशोक लेलैंड को, 182 की टारगेट है, 173 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। गाबा सर भी फार्मा स्पेस से चुन रहे हैं डॉक्टर रेड्डीज, निफ्टी का गेनर भी बना हुआ है आज के सत्र में। 1220 के टारगेट उनकी तरफ से, 1195 का स्टॉप लॉस। मानस जी ने CDSL चुना है, यहाँ पर खरीदारी की राय, अच्छी स्ट्रेंथ, 1380 के टारगेट है, 1334 का स्टॉप लॉस लगाना है। चाहे तो आप 1340 के कॉल में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जहाँ पर आपको 29 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है, 55 रुपये के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और आखिर में मयूरेश जी ने लंबी अवधि के नजरिए से चुना है करूर वैश्य बैंक, जहाँ पर खरीदारी के राय इन स्तरों पर। ठीक है, सिमेंस के नतीजे आ रहे हैं, उस पर और चर्चा कर लेते हैं। सर, वैसे तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है, लेकिन अगर सिमेंस के नतीजे एक बार लेकर आइए स्क्रीन पर, और यहाँ पर ऑपरेशनल नंबर थोड़े फीके लग रहे हैं ऑपरेशनल नंबर, एबिडा और एबिडा मार्जिन, क्योंकि देखिए प्रॉफिट में तो एक वन ऑफ है, तो उस वन ऑफ की वजह से थोड़ा सा आपको एक वो नंबर थोड़ा सा हाई लग रहा है। हालांकि ये सब जो कैपिटल गुड्स के स्टॉक्स हैं कैसे रिएक्ट करते हैं MNC पावर के स्टॉक्स कहना मुश्किल है, लेकिन एबिडा नंबर और मार्जिन नंबर जो है एक्सपेक्टेड था कि नीचे आएंगे, ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन की एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन जितनी डिक्लाइन की एक्सपेक्टेशन थी उससे ज़्यादा गिरे। तो अगर आप देखेंगे मार्जिन का एक्सपेक्टेशन आई थिंक हमारा 10% का था, 9% का है, और एबिडा का जो नंबर था वो भी जो एस्टिमेट था उससे कम आया है थोड़ा सा। अब इनकी कॉल मुझे पता नहीं कितने बजे होती है, क्या होता है उसका एक इम्पैक्ट आएगा, लेकिन ओवरऑल नंबर जो हैं थोड़े से मुझे फीके साइड पर ही लग रहे हैं। पोल तो नूपुर ने बनाया था, वैसे कुछ नंबर सर एक्सपेक्टेड था कि कमजोरी होंगे इस क्वार्टर में, क्योंकि ऑपरेशनली कुछ कमजोरी देखने को मिल सकती है, और अकॉर्डिंगली आपको नंबर नजर आ रहे हैं, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस थोड़ी कमजोरी है, मार्जिन पर भी इम्पैक्ट देखने को मिला है। कॉन्फ्रेंस कॉल डेफिनेटली सर वहाँ पर जो आउटलुक होगा उस पर नजर आने वाले है, स्पेशली एक्सपोर्ट्स पर। बिल्कुल, 431 करोड़ का एबिडा है, 472 करोड़ का अनुमान था, और मार्जिन 9% पर है, 10% के करीब का एस्टिमेट था। तो खैर ये तो हमने नूपुर से ऑन द स्पॉट पूछ लिया, लेकिन हमने नूपुर को बुलाया एक्चुअली था किसी एक और स्टॉक के लिए, उस पर भी आता हूँ मैं, लेकिन मेरी नज़र बार बार जाइडस पर जा रही है। अब 7% ऊपर हो गया जाइडस का स्टॉक, वो वापस रख दीजिए, सर्किट की तरफ बढ़ रहा है ये स्टॉक। वैसे जिस तरीके से ये एक बार नीचे आके फिर ऊपर भागा है, अब 7% ऊपर है। नूपुर से हम बात करेंगे इन्फो एज की, 8% ऊपर, वायदा का टॉप गेनर। बताइए नूपुर, क्यों इतनी तेज़ रैली?
बिल्कुल नंबर्स आ रहे हैं और नंबर्स के बाद ब्रोकरेज हाउस की तरफ से आज अपग्रेड यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। नंबर्स में टारगेट प्राइस यहाँ पे ब्रोकरेज हाउस की तरफ से बढ़ते हुए नजर आया। बुलिश रिपोर्ट कह सकते हैं सारे के सारे ब्रोकरेज हाउस से आपको नजर आएगी। सिटी के साथ शुरुआत करें तो टारगेट प्राइस यहाँ पे बढ़ा दिया गया है, 1400 रुपये से बढ़ा के 1510 रुपये का किया है। बाई की रेटिंग को बरकरार रखा है। गोल्डमैन सैक्स की भी बाई की रेटिंग बरकरार है, 1410 रुपये का लक्ष्य नजर आएगा। बोफा न्यूट्रल की रेटिंग 1400 का लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिला है। मैक्वेरी की भी बात करें तो न्यूट्रल की रेटिंग है, 1000 रुपये का लक्ष्य यहाँ पर आते हुए दिखाया। सिटी का कहना है कि जो रिक्रूटमेंट बिलिंग्स है वहाँ पर ग्रोथ काफ़ी हद तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एक्सेलरेशन देखने को मिल रहा है। नियर टर्म में बेटर प्राइसिंग पावर होगी कंपनी के पास और जो मोनेटाइजेशन है वहाँ से भी सपोर्ट एक आते हुए नजर आएगा। मीडियम टर्म में प्रीमियमाइजेशन का भी इम्पैक्ट होगा जिसकी वजह से जो आरपूस है कंपनीज के वो भी सुधरते हुए नजर आएंगे, जो कि कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव है और आने वाले क्वार्टर में आपको बेटर नंबर्स भी देखने को मिल सकते हैं। बोफा की बात करें तो न्यूट्रल रेटिंग के साथ उन्होंने टारगेट प्राइस हाई किया है, 70 रुपये से टारगेट बढ़ा के 1400 रुपये का कर दिया है। पहले 1330 का था, उससे 1400 रुपये किया। उनका कहना है कि क्वार्टर 1 के नतीजे काफ़ी स्टेडी थे। हायरिंग ट्रेंड्स जो है लगातार वो सस्टेन होते हुए नजर आ रहे हैं। 5% से कामकाज लेवल पे मुनाफा जो है वो अनुमान से बीट करते हुए दिख रहा है। बिजनेस मोमेंटम इंप्रूव होते हुए नजर आ रहा है। प्रीमियम सेगमेंट और एआई इनिशिएटिव जो है कंपनी की नौकरी की वो भी आगे चल के यहाँ पर सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा ग्रोथ को लेकर। गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि बाई की कॉल बरकरार है, टारगेट प्राइस 1410 रुपये का। डाइवर्सिफिकेशन जो कंपनी ने किया है अपने रेवेन्यू स्ट्रीम में उसका बेनिफिट आगे चल के नजर आएगा। प्राइसिंग पावर और जो नए इनिशिएटिव से एआई से जुड़े उसकी वजह से भी ग्रोथ जो है उसको बूस्ट मिलते हुए नजर आएगा। कॉस्ट रिडक्शन कंपनी लगातार कर रही है जिसकी वजह से मार्जिन्स इंप्रूव होते हुए दिखे और आगे चल के जो मोनेटाइजेबल प्रोडक्ट्स है कंपनी के, स्पेशली वाइट कॉलर जॉब्स जिसमें है, वो अब कंपनी के रेवेन्यू में नजर आती हुई दिखेगी। मैक्वेरी का भी यही कहना है कि जो बिलिंग्स है वो इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है और आगे चल के ग्रोथ और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल सकते हैं। तो नंबर्स अच्छे थे और उन्हें सपोर्ट करने के लिए ब्रोकरेज हाउस की तरफ से भी अपग्रेड यहाँ पर देखने को मिले हैं। बिल्कुल नुपुर, और नंबर स्ट्रॉन्ग, हाउस बिज काफ़ी स्ट्रॉन्ग। मीनवेल मैं सिर्फ सिंपली आपकी स्क्रीन पे मैं आ रहा हूँ इन्फो से बात करूँगा मेरी चीज़ से, लेकिन एक बार रखिएगा फिनोलेक्स केबल्स 1146 डे हाई। क्या स्ट्रेच है इस स्टॉक में, देखिए इस वक्त ये ट्रेड कर रहा है डे हाई पर इतने बड़े मूव के साथ। नंबर्स बॉटम लाइन के नंबर्स भी स्क्रीन पर है। मुनाफा करीब इसका फिगर में एक सब्सटेंशियल जंप था, उसके बाद एक रिएक्शन बहुत स्ट्रांग है। तो केबल और वायर सेगमेंट में फिनोलेक्स एक बड़ा मूव देता हुआ, तो नंबर्स अच्छे थे यहाँ पे। स्क्रीन पे आ जाएंगे कुछ देर में आपके। खैर कमिंग बैक टू इन्फो एज, वीरेश हाउस बिज आपने देखे बहुत स्ट्रांग है और टेक्निकली अपने करियर के सबसे स्ट्रांग प्राइस क्लस्टर में जा रहा है। बहुत संक्षेप में रखिएगा आपकी टिप्पणी। इन्फो एज पे आपका टेक क्या और प्राइस टारगेट्स क्या है अगर आपकी कवरेज है तो? मोमेंटम बरकरार रह सकता है। आई थिंक जैसे नुपुर ने कहा, आई थिंक जो कोर बिजनेस सेगमेंट है इन्फो एज के, दे आर ऑल एक्सपेक्टेड टू डू वेल, स्पेसिफिकली नौकरी जहाँ पे मैनेजमेंट काफी ऑप्टिमिस्टिक साउंड कर रही है एआई रिलेटेड जॉब्स और ओपनिंग्स को लेके। एंड बाकी के भी उनके जो पोर्टल्स है इंक्लूडिंग जो रियल एस्टेट का पोर्टल है वहाँ पे भी स्टेडी स्टेट ग्रोथ दिख रही है। आउटसाइड दैट आई थिंक इन्फो एज के जो इन्वेस्टमेंट्स है बैलेंस शीट के ऊपर, वीरू जी, जो इनका 12% का स्टेक है इटर्नल में, जो 12% का स्टेक है पॉलिसी बाजार में, लगभग 1000 करोड़ के इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं अलग अलग स्टार्टअप्स में, जिसकी आई थिंक मार्केट वैल्यू ऑलमोस्ट दुगनी हो गई रहेगी। तो कहीं ना कहीं अगर आप एक्स ऑफ कोर बिजनेस देखें और इनके इन्वेस्टमेंट्स देखें तो वहां पे भी जो सम ऑफ पार्ट्स पूरा निकल के आता है वो पूरी तरह से प्राइस को जस्टिफाई नहीं कर रहा। इसलिए जो लॉजिक है कि मोमेंटम अलोंग विद कोर नंबर्स इंप्रूविंग और जो एडेड बोनस मिलता है इन्वेस्टमेंट वैल्यू ऑप्शनैलिटी से, आई थिंक उससे आई थिंक शेयर प्राइस में और भी वृद्धि हो सकती है। ओके चलिए, तो ये इस समय आप देखें तो शानदार मूव आए इन्फो एज में और कल सुबह से आई थिंक हमने इसको स्टॉक को पिक किया था और शानदार मोमेंटम इस समय स्टॉक में आ रहा है। मीनवाइल एक बार जाइडस पे मैं अपडेट लूँगा रचना जी से, क्योंकि वो ट्रेड बहुत शानदार बैठ रही है और वो जो हम सुबह अब जब हमने शो के शुरू में भी बात की थी कि जो रफ्तार के घोड़े हैं उसमें मैं एक्चुअली जाइडस को ऐड करना चाह रहा था। पहला टारगेट एक्चुअली रचना जी का हिट हो गया है ऑलरेडी, तो रचना जी मुबारक हो, बहुत जल्दी आपका टारगेट हिट हो गया। अब दूसरे टारगेट के लिए भी बने रहें यहाँ पर और स्टॉप लॉस क्या मॉडिफाई करें? जी, आप दूसरे टारगेट के लिए बने रह सकते हैं और आपका एसएल जो है आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं 1160 में से 1175 तक। 1175 पर ले आए अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को और बने रहें। शानदार तेज़ी आ रही है इसमें
और ये जो इंस्टीट्यूशनल स्टॉक्स होते हैं ना, इनमें नॉर्मली अगले दिन भी मूव आता है, क्योंकि जो ब्रोकरेजेस के व्यूज़ होते हैं उसके बाद मार्केट पे रिएक्शन आ रहा है। चलिए अब एक और स्टॉक जहाँ पर शानदार तेज़ी है वो है ऑयल इंडिया। ये भी एक दूसरा हीरो ऑफ द डे बना हुआ है नूपुर, इस पर भी बात कर लेते हैं। बिल्कुल, इसके भी नतीजे आए थे और नतीजों के बाद ब्रोकरेज हाउस की तरफ से पॉजिटिव व्यू बनते हुए दिखाया। पिछले क्वार्टर में क्रूड के प्राइसेस काफ़ी हाई थे, जिसकी वजह से अपस्ट्रीम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को काफ़ी बेनिफिट यहाँ पे होता है, रियलाइजेशन से इंप्रूव होते हैं और वही ऑयल इंडिया के नंबर्स में भी आपको नजर आएगा। और फिलहाल देखें तो क्रूड फिर से एक बार $90 के पास ही कारोबार करते हुए नजर आ रहा है, तो ये क्वार्टर भी एक्सपेक्टेड है कि अच्छा रह सकता है इन कंपनीज के लिए। सीएलएसए के साथ शुरुआत करें तो आउट परफॉर्मेंस की कॉल यहाँ पे बरकरार है, ऑलमोस्ट ₹550 का लक्ष्य देते हुए दिखे। इलारा का टारगेट आपको सबसे ऊपर दिखेगा, ₹672 का लक्ष्य दिए इन्होंने बाय की रेटिंग के साथ। और मोतीलाल की भी बात करें तो न्यूट्रल रेटिंग के साथ ₹485 का लक्ष्य यहाँ पर आते हुए दिखा है। सीएलएसए का कहना है कि उनके अनुमान से नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 9% बेटर जो है नंबर्स आते हुए दिखे। ऑयल आउटपुट जो है 14 साल के ऊपरी लेवल पर इस क्वार्टर में देखने को मिला है। इनफैक्ट उनकी एक ही चीज़ को लेकर कंसर्न थी, वो थी रॉयल्टी। अगर ये रॉयल्टी और इंक्रीज होती है तो FY 27 और 28 के EPS पे हल्का इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, लेकिन फिर भी क्रूड के प्राइसेस अगर इंच अप होते हैं तो रियलाइजेशन इंप्रूव होने से ये भी ऑफसेट होते हुए नजर आएगा। मोतीलाल का कहना है कि कंपनी के पास ड्रिलिंग के काफ़ी ऑप्शंस हैं। 74 वेल्स FY 26 में की थी, उसका टारगेट 100 ले जाना है FY 27 में। ये हाईएस्ट नंबर होगा अगर कंपनी इसे अचीव करती है तो ऑयल इंडिया के लिए सबसे बड़ा हिस्टोरिकल मूवमेंट FY 27 में होगा और हाईएस्ट ड्रिलिंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। जो रिफाइनरी है कंपनी की, वहाँ पे 75% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का लक्ष्य है। नुमानीगढ़ का बात करें तो यहाँ पे 75% यूटिलाइजेशन कंपनी लेके जाना चाहती है FY 28 तक, और यहाँ पे अगर 200 मिलियन की क्षमता कंपनी जो है वो कर लेती है तो जो गैस के वॉल्यूम से वहाँ पर भी अच्छा खासा मोमेंटम आते हुए नजर आ सकता है। इलारा का कहना है कि नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, चाहे वो प्रोडक्शन को लेकर हो, सेल्स वॉल्यूम को लेकर हो, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बीट यहाँ पर आती हुई नजर आई है। क्रूड ऑब्वियसली पिछले क्वार्टर में काफ़ी ऊपरी लेवल पे था तो रियलाइजेशन का बेनिफिट यहाँ पे मिला है। प्रोडक्शन मोमेंटम जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और मैनेजमेंट ने जो क्रूड आउटपुट को लेकर जो आउटलुक दिया है आने वाला, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए उन्होंने FY 27, 28 और 29 के जो अर्निंग्स एस्टिमेट है उन्हें बरकरार रखा है। उनका ये भी मानना है कि मैनेजमेंट की जो गाइडेंस है प्रोडक्शन को लेकर और गैस प्रोडक्शन को लेकर वो काफ़ी अच्छी और उसे रिटेन किया है कंपनी ने इस क्वार्टर में, वो भी बेनिफिट दिलाएगा आने वाले क्वार्टर में। ब्रोकरेज हाउस की तरफ से थम्स अप ऑयल इंडिया को। ऑयल इंडिया 672 के टारगेट प्राइस है। इलारा की तरफ से 42% का अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है ऑयल इंडिया में। शुक्रिया नुपुर जानकारी के लिए। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं शो में अरुण कुमार मंत्री जी भी। अरुण जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। इस वक्त की ट्रेड क्या होगी आपकी? जी श्रेया जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया जी, IT स्टॉक्स में काफी अच्छा मोमेंटम है। नौकरी में एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। इनफैक्ट काफी मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में काफी अच्छा ब्रेकआउट है, तो परसिस्टेंट में खरीदारी की सलाह रहेगी। मुझे लग रहा है परसिस्टेंट में एक कैचअप रैली होनी चाहिए। 5500 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो 5520 के आसपास है, तो इसी लेवल के आसपास खरीदने की सलाह है। स्टॉप लॉस छोटा लगाएं, 5470 का स्टॉप लॉस लगा के बाई करें। ऊपर में टारगेट मुझे लग रहा है 5640 से 5650 वहां तक के टारगेट आ सकते हैं, तो परसिस्टेंट को पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से बाय करें। 5470 का स्टॉप लॉस लगाएं और 5620 तक के टारगेट्स परसिस्टेंट में आ सकते हैं। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से परसिस्टेंट सिस्टम्स पसंद आ रहा है, IT पैक से यहाँ पे रखें नजरें। चलिए अब वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा CNBC आवाज पर। चलिए वक्त हो रहा है कैश कॉल्स का। कैश कॉल्स लेंगे हम गाबा सर से, कविता जी से और अमित जी से। तो गाबा सर बताइए, कैश में कौन सा काउंटर देखा आपने? मैं रिपीट करूंगा, आज सुबह मैंने स्टॉक दिया था MRPL। उस समय उसका टारगेट था शायद 180 का, नहीं 175 का टारगेट था। टारगेट तो अचीव हो गया, अभी 180 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब स्टॉप होगा 175, टारगेट होगा 190। अब भी इसमें तेजी है। MRPL सुबह भी प्रकाश सर का बाय कॉल था, अभी भी अगर आप देखें 180 पे बहुत स्ट्रॉन्ग मूव है, 11% की मूव के साथ। कविता जी, आप क्या कैश में पिक करेंगे? तो वीरेंद्र जी, शॉर्ट टर्म पोजिशनल एक ट्रेड होगा। जेंटेक में एक अच्छा ब्रेकआउट आज काउंटर में आया है, सो मौजूदा भाव से या डिक्लाइन अप टू 1770 आप इसमें एक पोजिशनल बाय ट्रेड इनिशिएट करें। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1750 का। अपसाइड मोमेंटम 1950 2000 तक के बनते हुए दिखनी चाहिए। ओके, अमित जी आपकी ट्रेड
कैश में? जी अनु जी, मैं स्कॉट कुबोटा के साथ जाऊंगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फाइनली एक हाई लो का स्ट्रक्चर इन प्लेस है। स्टॉक ने एक पुल बैक दिया टुवर्ड्स 10-20 डेमो और वापस हम एक रिजम्पशन देख रहे हैं ट्रेंड का। तो इसे बाय करना है। स्टॉप लॉस रहेगा 3050 का, 3050 का, और टारगेट्स रहेंगे 3250 के। ओके तो ये बात होगी स्कॉट्स कुबोटा के, ये ले रहे हैं अमित जी कैश में, और यहाँ पर अगर आप देखें तो 1% की तेज़ी है। लेकिन हॉस्पिटल स्टॉक्स लेकर आइएगा एक बार स्क्रीन पर, जहाँ पर थोड़ी आज नरमी देखने को मिल रही है। दरअसल खबर भी है, और एक संसदीय समिति में ने हॉस्पिटल्स के कमरे के किराए पर कैपिंग की सिफारिश की है। क्या है पूरी डिटेल सीएनबीसी आवाज़ पर आप लगातार सुबह से देख रहे हैं। एक बार फिर से रिविजिट करते हैं लक्ष्मण जी के साथ। लक्ष्मण जी, गुड आफ्टरनून, बताएं। देखिए, दरअसल संसद की स्थायी समिति ने एक रिपोर्ट दी है और उस रिपोर्ट में इस बात पर फोकस किया है कि आखिर कैसे इलाज के खर्चे को कम किया जाए। उस रिपोर्ट को जब पूरा पढ़ेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा जिन मुद्दों पर फोकस किया गया है उनमें से एक मुद्दा है प्राइवेट हॉस्पिटल की ओर से रूम रेंट जो चार्ज किए जाते हैं वो। उस रिपोर्ट को मैंने पढ़ा तो पेज नंबर 160 से लेकर 172 तक, यानी करीब 12 पन्ने में सिर्फ और सिर्फ रूम रेंट का जिक्र है। अलग अलग हॉस्पिटल की तरफ से अभी जो रूम रेंट चार्ज किए जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ से, उनका अध्ययन किया गया और फिर यह सिफारिश की गई कि रूम रेंट जो चार्ज करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल, खासतौर से महानगरों में, उस पर एक अधिकतम सीमा तय की जाए। और सिफारिश ये की गई कि आसपास के होटल में, यानी जहां पे हॉस्पिटल है उसके आसपास जो होटल हैं 3 स्टार होटल, उस 3 स्टार होटल का जो रूम टैरिफ है उसको एक बेंचमार्क माना जाए और उससे ज़्यादा रूम रेंट प्राइवेट हॉस्पिटल किसी भी कीमत पर ना वसूले, ये सुनिश्चित करना चाहिए। इसको तुरंत लागू करना चाहिए। पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिश है। हालांकि उसमें एक शर्त ये जरूर जोड़ दी है या फिर क्या राहत दे दी गई है, ये जो अधिकतम सीमा जो रूम रेंट की सिफारिश की गई तय करने की, उसमें डॉक्टर विजिट चार्ज, वहाँ पे जो लॉन्ड्री के खर्चे होते हैं, इन सबको अलग रखा जाए जैसे कि होटल के रूम रेंट में होता है। तो होटल के रूम रेंट के बराबर, 3 स्टार होटल के रूम रेंट के बराबर उस आसपास के हॉस्पिटल का रूम रेंट हो, यह तय करने की सिफारिश की गई। एक और महत्वपूर्ण बात कही गई, संक्षिप्त बता दूं कि जैसे जैसे आप अपर कैटेगरी के रूम में जाते हैं हॉस्पिटल में, इलाज का खर्च, बाकी खर्च भी उसी अनुपात में, उसी रेशो में बढ़ते जाता है, तो उस पर पाबंदी लगाई जाए, इसकी सिफारिश की गई। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो मेडिकल डिवाइसेज, जो इक्विपमेंट लगते हैं हॉस्पिटल में, एमआरपी बहुत ज़्यादा होता है जबकि लैंडिंग कॉस्ट काफ़ी कम होता है। यानी हॉस्पिटल जिस पर खरीदते हैं, हॉस्पिटल जिस कीमत पर खरीदते हैं और पेशेंट को जिस कीमत पर बेचते हैं, उसमें 20% से ज़्यादा का अंतर ना हो, इसकी भी सिफारिश की गई। हालांकि बता दूं, ये महज अभी एक सिफारिश है, इसको लागू होने में लंबा वक्त लग सकता है। लागू होगा अभी कि नहीं होगा, ये भी कहना अभी मुश्किल है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ सिफारिशें हैं। और मैं तो एक बात कहता हूँ कि दुश्मन कोई भगवान हॉस्पिटल ना पहुँचाए, है ना। और एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, जो रूम रेट आप कैप करना चाहिए, देखिए हॉस्पिटल तो अपना खर्चा कहीं से भी निकाल लेंगे। दिक्कत क्या होती है ना, आप कैपिंग करते हैं ना, अभी वो क्या होगा ना, 50 PPE किट्स, 100 ग्लव्स, ये वो जो एक्चुअली इंश्योरेंस में रीइंबर्स भी नहीं होते, वो वहाँ से निकाल लेंगे, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जिसको पैसा बनाना है वो बनाना है। आई थिंक जो दूसरी बात कही ना, क्या होता है, मैं आपको अपना रियल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई किसी और का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सपोज करिए आप हॉस्पिटल में गए, है ना, एक चाइल्ड बर्थ के टाइम पे आप हॉस्पिटल में गए, वहाँ पर आपने बुकिंग की हुई है वैसे, पहले से आपने बुकिंग की हुई है सिंगल रूम की। लेकिन जब भी आप वहाँ पर जाएंगे ना, अमूमन आपको बोला जाएगा कि सर सिंगल रूम अवेलेबल नहीं है अभी आपको सेमी प्राइवेट रूम लेना होगा, मतलब किसी के साथ शेयर करना होगा। अब आप ऑब्वियसली उससे मना थोड़ा ना करेंगे, है ना, आपकी गायना है कि सब कुछ है, वहाँ पे मना थोड़ा ना करेंगे। आप बोले हाँ ठीक है ले लेते हैं, ठीक है। आप चले गए वहाँ पर, उसके बाद डिलीवरी हो गई, सब ठीक है। करीब 2 दिन के बाद बोलेंगे कि अब प्राइवेट रूम अवेलेबल है, तो अब हम आपको शिफ्ट कर सकते हैं। अब आप ऑब्वियसली उस समय हाँ कर दीजिए। लेकिन जो रेट लगेगा ना आपका फाइनल बिल पे, वो इवन पहले 2 दिन का भी जो था वो पूरा प्राइवेट रूम का ही लगेगा, वो सेमी प्राइवेट रूम का नहीं लगेगा। मतलब एक तो चार्जेस बढ़ जाएंगे, लेकिन वो भी पूरे उसमें। अगर आप रूम को डाउनग्रेड करते हैं तब ऐसा नहीं होता, तब तो जो आपका रेट लग चुका है। तो आई थिंक ये कुछ चीज़ें हैं जो जहाँ पर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा वाकई में कुछ करने की ज़रूरत है। वैसे भी ये एक सेक्टर ही ऐसा है ना, इस सेक्टर में कई बार आप सोचते हैं कि कहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करें बिटवीन प्रॉफिट मेकिंग और सोशल कॉज, राइट। तो खैर एनीवे जो भी है, अभी थोड़ी सी लोअर लेवल से रिकवरी आई थी, लेकिन फिर वापस ये स्टॉक थोड़े से गिरे हैं। लेट्स वेट एंड वॉच। चलिए धमाकेदार ऑप्शन ले लेते हैं। धमाकेदार ऑप्शन लेंगे हम मानस जी से, अरुण जी से, रचना जी से। रचना जी आप बताएं धमाकेदार ऑप्शन।
रचना जी का ऑप्शन ट्रेड, अच्छा रचना जी को ऑडियो नहीं आ रहा है। मानस जी आप बताइए। तो देखिए सीमेंस के ऑप्शन में खरीदारी करनी है, 10 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया स्टॉक ने और वहां से रिकवरी देखने को मिल रही है। तो 4000 वाला कॉल ऑप्शन जो 128 रुपए पे ट्रेड हो रहा है उसमें खरीदारी करनी है 74 रुपीज के स्टॉप लॉस से 225 रुपए के टारगेट के लिए। लीजिए सीमेंस में आप देखिए मूव आता हुआ यहाँ पर, और अब चलते हैं अरुण जी के पास ऑप्शन ट्रेड के लिए। अरुण जी क्या पिक कर रहे हैं आप? जी वीरेन जी, एटर्नल के ऑप्शन को खरीदने की सलाह है। एटर्नल में एक अच्छा ब्रेकआउट के क्लियर संकेत नजर आ रहे हैं। 315 का एट द मनी कॉल लेके चले, 8 रुपए के आसपास चल रहा है। स्टॉप लॉस जो लगाना है 6 रुपए का लगा के चले। ऊपर है मुझे लग रहा है 11.5 रुपए तक के टारगेट्स एटर्नल के कॉल ऑप्शन में आ सकते हैं। तो एट द मनी कॉल 315 का कॉल ऑप्शन लॉन्ग करके चल सकते हैं। ठीक है, इटर्नल ये अरुण जी की पिक हो गई। रचना जी अब ऑडियो मिल रहा है क्या? आ रही है आवाज आपको? आपका ऑप्शन ट्रेड? अरे या मेरा ऑप्शन ट्रेड गोदरेज प्रॉपर्टी में रहेगा। हम इसमें पी बाय करेंगे और वो करेंगे हम 2040 का, जो कि 48 पे ट्रेड कर रहा है। आप इसमें ऐसे लगा सकते हैं 38 पे, और आपका अपसाइड पे टारगेट रह सकता है 66 का। जी गोदरेज प्रॉपर्टीज यहाँ पे आपकी ये शॉर्ट कॉल और 2040 की पुट आप ले सकते हैं 4770 पर। आईटी का क्लोज अगर यहाँ भी हो जाए तो ये याद रखिएगा इस दौर का सबसे हाईएस्ट क्लस्टर पे क्लोज आएगा मेरे ख्याल से पोस्ट 20 फरवरी ये अब तक का सबसे हाईएस्ट क्लोज है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि यहाँ पर भी एटलीस्ट क्लोज आ जाए, और इसका मतलब है कि आप 200 EMA पे क्लोज होंगे। बट मैं रेफरेंस निकालने की कोशिश कर रहा था कुछ मिड कैप आईटी स्टॉक्स के लिए। मैं परसिस्टेंट जिसका ये एम्फेसिस माफ कीजिएगा जिसका जिक्र मैं शुरू में भी कर रहा था। अरुण आपका टेक क्या है? परसिस्टेंट बहुत क्लियर विजन इस चार्ट को, अगर आप इसमें बहुत सारे इंडिकेटर्स या फिर वॉल्यूम्स ना भी अप्लाई करें, सिंपल अगर आप देखें एक चार्ट, और जो कि अब अपनी धीरे धीरे ग्रेजुअली अपने एक स्ट्रॉन्ग फेज में एंटर करने की तैयारी कर रहा है। 2500 के ऊपर एम्फेसिस का पोजिशनल आउटलुक क्या होगा? नॉट डे पर्सपेक्टिव, नॉट वीकली पर्सपेक्टिव, एक मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव क्या खुल रहा है इस स्टॉक के लिए? नहीं बिल्कुल वीरेन जी, 2480 के ऊपर एक अगर आप देखें तो उसके ऊपर क्लियर ब्रेकआउट या कंसोलिडेशन ब्रेकआउट नजर आया है। पास में कोई बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है। 2640 तक के टारगेट मुझे लग रहा है स्टॉक में आने चाहिए। लगातार दूसरे दिन 2500 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिली है, तो क्लियरली नजर आ रहा है कि इस वीक की क्लोजिंग भी आपको 2500 के ऊपर शायद आपको देखने को मिले। तो लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। अगर पोजिशनल बेसिस के हिसाब से देखें तो 2470 एक स्टॉप लॉस होना चाहिए नीचे में। ऊपर में 2640 2680 तक के टारगेट मुझे लग रहा है आने चाहिए। मोस्ट ऑफ द आईटी स्टॉक जो भी मिड कैप आईटी स्टॉक्स है सभी में ब्रेकआउट है। एम्फोसिस में क्लियर ब्रेकआउट है, 2500 के ऊपर ब्रेकआउट कंफर्म हो चुका है। मुझे लग रहा है 2640 2680 वहां तक के टारगेट आ सकते हैं। ओके चलिए, तो ये बात हो गई आपकी एम्फेसिस की। चलिए एक काम करते हैं, अब 4 का चौका ले लेते हैं। 4 ट्रेड्स आपके लिए, सस्ता ऑप्शन ट्रेड अरुण कुमार मंत्री जी से, उसके बाद रचना जी के पास चलेंगे एफएनओ सुपरस्टार के लिए, चार्ट का चमत्कार के लिए मानस जी हैं, और मिड कैप फंडा के लिए मयूरेश जोशी जी हैं। तो अरुण जी बताइए आपका सस्ता ऑप्शन। ओवरऑल अडानी ग्रुप में प्रेशर नजर आ रहा है, तो अडानी पोर्ट के अगेन एट द मनी पुट में लेने पुट को लॉन्ग करने की सलाह है। 1660 का पुट को लॉन्ग करें, 27-28 रुपए के आसपास चल रहा है। मुझे लग रहा है स्टॉक यहाँ से 1640 की तरफ जा सकता है, तो पुट का प्राइस अराउंड 45 तक पहुंचना चाहिए, तो 28 रुपए के आसपास बाई करें। 23 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं और 45 रुपीज तक के टारगेट 1660 के अडानी पोर्ट के पुट में आ सकते हैं। अडानी पोर्ट्स का 1660 का पुट लेना है आपको, ये सस्ता ऑप्शन हो गया अरुण जी का। एफएनओ सुपरस्टार रचना जी आपका? जी मेरी तरफ से बीपीसीएल रहेगा, जिसको हम फ्यूचर्स पे शॉर्ट साइड पे प्ले करेंगे। हम 315.75 पे है। हम 1.5 रुपए जितना ऐसा लगा सकते हैं 317 पे, और डाउन साइड पे हमारा टारगेट रह सकता है 312 एंड 310। यहाँ पे बीपीसीएल अगस्त फ्यूचर्स से आपके लिए निकला है। अब चलते हैं चार्ट के चमत्कार के लिए मानस जी के पास। मानस क्या पिक करेंगे आप? तो देखिए डीवीज लैब में खरीदारी करने की राय रहेगी। कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था लेकिन आज रैली रिज्यूम हो गई है वीरेन जी। तो मेरा समझना है कि डीवीज लैब में करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। 8400 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 8700 के टारगेट सेट करेंगे। मिड कैप फंडा के लिए मयूरेश जी के पास चलते हैं। मयूरेश जी बताएं मिड कैप फंडा। मुझे लगता है कि काफी शानदार नंबर्स रहे हैं। एईएम ग्रोथ काफी डिसेंट रही है। जो स्लिपेजेस का आंकड़ा रहा है, जीएनपीएस है 2.2%, नेट इनपीएस में भी अच्छी खासी आई थिंक एक रिडक्शन हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर। रिलेटिवली आई थिंक अगर हम
ओवरऑल पोर्टफोलियो देखे जो तो एडवांसेस ग्रोथ है, जीवन के मैनेजमेंट ने बहुत साफ तरीके से कहा है कि आई थिंक देयर विल बी अ डिसेंट ग्रोथ एक्सपेक्टेड ग्रोथ। इनफैक्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो निम्स का प्रदर्शन रहा है वो सराहनीय रहा है। 7.8% पिछले वर्ष, 8.5% का एक निम्स का प्रदर्शन रहा है। और यहाँ पे आई थिंक थोड़ी एक मॉडरेशन भी होती है, तो आई थिंक 8.3-8.5% का ये रेट इंश्योर करेगा विद द कैपिटल एडिक्वेसी दैट दे ब्रॉट, जो प्रोविजनिंग इन्होंने बुक पे की है कि आरओएस जो 2.2% पे है, आरओई जो 12% के ऊपर है, ये रिटर्न रेशियोज एडिक्वेटली मेंटेन है। तो हमें लगता है कि जीवन विद एनबीएफसीज एक अच्छा प्रदर्शन दे सकते हैं। ओके, जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, हमने 4 ट्रेड्स पिक किए और हमने शुरुआत की थी आज के सस्ता ऑप्शन ट्रेड से। पहला ट्रेड आया सौजन्य से अरुण कुमार जी मंत्री जी के अदानी पोर्ट्स की। अगर आप देखें कॉल 1660 की किस्त की आपको पिक करनी है। रचना जी ने एफएन सुपरस्टार पिक किया और ट्रेड रहा इनका बीपीएसएल फ्यूचर्स सेल करना है 312-310 लाजमी है। अगर आप देखें कूट की जो ट्रेजेक्टरी उसमें सेल ट्रेड आएगा। मानस जी ने चार्ट का चमत्कार पिक किया, ट्रेड रहा उनका दिवीज लैब फ्यूचर्स बाय स्पॉट बाय जो भी आप करना चाहें। और मयूरेश जी ने आज का मिड कैप फंडा पिक किया और आपकी स्क्रीन पे कॉल जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। निफ्टी अब हम बहुत दूर नहीं है। अगर आप देखें कैश की से लगभग आप हार्डली, अगर आप देखें 20-22 मिनट का फर्क रह गया है। निफ्टी 24,455 करीब 24,455। लेकिन एक दो स्टॉक्स और जो कि जिनकी मार्किंग थोड़ी सी करनी ज़रूरी है। एक मूव आ रहा है उसमें। एक बार मैं ईएमएस सेगमेंट में जा रहा था, मेरा सिस्टम अगर आप देखें ओवाई दिखा रहा था कुछ स्टॉक से बढ़ता हुआ। एक बार डिक्सन दिखाएंगे टिक बाय टिक चार्ट। डेली कैंडल को मैं अभी देखूँ तो बहुत कुछ इम्प्रेस नहीं कर रही है, बट ये देखिए यहाँ पे ईएमएस सेगमेंट में शॉर्टिंग हुई है। और एक स्टॉक और लेके आइए जरा एक बार, एटर्नल करीब 316 पे यह सिस्टम मार्क करता हुआ कि आप इस वक्त 29 जुलाई के बाद सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में जाके बैठने की तैयारी करते हुए 320 की कॉल रखिएगा स्क्रीन पे जरा प्लीज़। 320 की कॉल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये प्राइस वो है जहाँ 30 अक्टूबर 2025 को पहली बार 50 डेमा ब्रीच हुआ था, ब्रेकडाउन आया था। एक बार 320 की कॉल रखिएगा। कविता जी एक बार इटर्नल को देखिएगा, अच्छा ओआई एडिशन और 320 की कॉल में स्क्रीन पर अभी आएगी। जरा मैं प्रीमियम देखना चाहूँगा। 1.12 CR का आउटस्टैंडिंग हुआ है। कैसी लग रही है आपको इटर्नल की प्लेसमेंट? साइडवेज कंसोलिडेशन से वॉल्यूम को देखते हुए लगता है ये काउंटर बाहर आता हुआ दिख सकता है। एज ऑफ नाउ 6 रुपए 35 पैसे पर ट्रेड करते हुए दिख रही है इटर्नल के 320 का कॉल। प्लेसमेंट अच्छा है और मोमेंटम भी साउंड दिखता है। 4 रुपए 30 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ इसमें पोजीशनिंग की जा सकती है फॉर द प्राइस मूव ऑफ 8 रुपीज एंड 10 रुपीज। ओके, चलिए अब बात करते हैं आज का इक्का की। ग्लैंड फार्मा शेयर 9% मजबूत है। इंट्राडे में तो 12% तक ऊपर भागा था। आइए इसको रिविजिट करते हैं श्रेया के साथ एक बार फिर से। श्रेया, ग्लैंड फार्मा सर आज का इक्का हमने लिया था, बिग स्टॉक भी था, शानदार तेजी इंट्राडे में 12% तक की रैली हमने देखी और अभी भी देखिए आप तो 9% की तेजी के साथ कामकाज करता हुआ नजर आएगा। नतीजे बेहद शानदार थे हर पैमाने पर। उसके बाद जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई वो काफ़ी पॉजिटिव, अपग्रेड्स इनफैक्ट आए हैं। जेफरीज ने स्टॉक को अपग्रेड करके बाय की कॉल दे दी है। आपने टारगेट प्राइस देखा है स्क्रीन पर 3350 का रखा है, यानी कि 25% का अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है। शानदार तेजी इस पर्टिकुलर काउंटर में। अच्छा, नतीजों में अच्छा क्या लगा, एक तो Q1 एस्टिमेट से काफ़ी बेहतर रहे जेफरीज के एस्टिमेट से, और इसकी बड़ी वजह रही यूएस मार्केट। अगर यूएस मार्केट में आप ग्रोथ देखें तो 32% साल दर साल ग्रोथ देखने को मिली है। इसके अलावा मैनेजमेंट की कमेंट्री काफ़ी पॉजिटिव लगी। फिनेंशियल 27 का जो आउटलुक है वो बेहद मजबूत रखा। फिनेंशियल 27 में करीब 15% कॉन्स्टेंट करेंसी ग्रोथ की संभावनाएं जताई है, जबकि पहले कंपनी का ग्रोथ का गाइडेंस 12 से 13% का ही था, तो वहां से बढ़ाकर ये 15%, एक बड़ा पॉजिटिव जेफरीज देख रहे हैं। इतना ही नहीं, एक और बड़ी पॉजिटिव चीज, कंपनी ने बड़ा CDMO कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, यानी कि कंपनी अब मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग करेंगी, डेवलप करेगी दूसरी कंपनियों के लिए, तो वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है। और इनफैक्ट ग्लैंड ने एक बड़े टोटल एड्रेसेबल मार्केट वाले डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट को भी इन लाइसेंस किया है, जो कि अच्छी चीज़ है। और जो भी इसकी चैलेंजेस थी, कंपनी की चुनौतियां थी, वो पीछे छूटती हुई नजर आ रही है, ये भी जेफरीज ने हाईलाइट किया है। इसलिए उनका कहना है कि आगे चलकर नए कॉन्ट्रैक्ट्स, विंस, कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स में एक्सपेंशन और साथ ही प्रॉफिटेबिलिटी को काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। तो ग्लैंड फार्मा आज का इक्का आगे भी रख सकता है आप इसे रडार पर।
जय ग्लैंड फार्मा शानदार मूव यहाँ पे आज का इक्का का 2907 याद रखिएगा, ये 2907 का प्राइस जो है जून 2022 के बाद, यानी ऑलमोस्ट 4 साल के बाद आप इस ट्रेजेक्ट्री को हिट करते हुए शानदार मूव यहाँ पे, शानदार मूव पे। अच्छा, इसका एक टेक्निकल पोजीशन ले लेता हूँ बस मैं यहाँ पे, टेक्निकल सिर्फ अगर छोटा सा अगर आप देखें सेंस लेते हैं मानस, अब बहुत दूर तक मेरे ख्याल से 3330 तक इसमें कोई बहुत सप्लाई जोन नहीं है, वो जो फरवरी 2022 का है। नहीं, आई मीन आज जो CNBC से आज जिसने देखा या फिर हम जिस पे बात कर रहे हैं आज स्टॉक इसको कंसिडर किया गया था, क्योंकि ये लंबे टाइम का ब्रेकआउट है, इसके पीछे लगभग 4 साल का कंसोलेशन है। इसका प्रोजेक्शन क्या होगा बेस्ट केस में? देखिए 3250 रुपए का टारगेट एक टेक्निकल टारगेट आता है, तो मेरे ख्याल से वो टारगेट आपको माइंड में रखना चाहिए, अपनी पोजीशन को होल्ड करना चाहिए, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर रिवाइज कर लें। अब आपको स्टॉप लॉस रिवाइज करके 2684 के नीचे लगा 2684 के आसपास अगर आप देखें तो यहाँ पे आप अपना एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और ये है इस पर ग्लैंड फार्मा पे व्यू। अब एक काम करते हैं, अर्निंग्स की बात करते हैं, वो जो अर्निंग्स कल हिट करेंगी, और इस लिहाज से हम नूपुर से बात करेंगे अपोलो हॉस्पिटल्स और ग्रासिम के नंबर्स। अपोलो को आज वैसे अगर आप देखें तो बुखार हो रखा है, बाकी ग्रासिम कल बहुत स्ट्रॉन्ग था, और दीपाली से बात करेंगे हम हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स माफ़ कीजिए के नतीजों को कर रहे हैं। दीपाली पहले बताइए HL नंबर्स की एक्सपेक्टेशन क्या है? थैंक यू वीरेन। और HL के नंबर्स डिसेंट एक्सपेक्टेड हैं इस क्वार्टर में, लेकिन एज यूजुअल नंबर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट की कमेंट्री रहेगी। हालांकि नंबर्स में वाई बेसिस पे रेवेन्यूज, प्रॉफिटेबिलिटी, एबिटा तीनों फ्रंट पर ग्रोथ देखने को मिलेगी, ऑल्दो मार्जिन्स थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। शुरुआत करते हैं ओवरऑल सेल्स के साथ, तो यहाँ पर 10% के आसपास की ग्रोथ रह सकती है, 5290 करोड़ का आंकड़ा कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। सिमिलरली मुनाफे में भी 10% के आसपास की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, 1520 करोड़ का मुनाफा कंपनी रिपोर्ट कर सकती है, सालाना आधार पर ये ग्रोथ रहेगी। एबिटा भी 1280 करोड़ से बढ़कर 1350 करोड़ रहने की पॉसिबिलिटी है इस क्वार्टर में, यानी 5% के आसपास की ग्रोथ रहेगी। ऑल्दो मार्जिन्स 26.6% से घटकर 26% के रेंज में आ सकते हैं। दरअसल जो इनकी ओपनिंग ऑर्डर बुक रही है वो 2.5 ट्रिलियन की रही है, जिससे सपोर्ट मिलेगा रेवेन्यूज को। 10% के आसपास की ग्रोथ जो हम देख रहे हैं वो हेल्दी ऑर्डर बुक की वजह से ही है। एबिटा मार्जिन्स में जो कॉन्ट्रैक्शन है 60 बेसिस पॉइंट का वाई बेसिस पे, उसके पीछे एक इंपॉर्टेंट रीजन है, वो है सप्लाई डिस्ट्रप्शंस। Q1 की शुरुआत से ही सप्लाई डिस्ट्रप्शंस की वजह से मार्जिन्स इंपैक्टेड रह सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी मैनेजमेंट की कमेंट्री, खासतौर से तेजस प्रोग्राम के लिए जी इंजन्स की डिलीवरी का क्या स्केड्यूल रहेगा, ह्यूज जो बैकलॉग है उसके एग्जीक्यूशन कितना एक्सपर्टाइट कंपनी यहाँ से होते हुए देख रही है। मार्जिन्स को लेकर आउटलुक किया है रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस, क्योंकि पिछले क्वार्टर में यानी Q4 में कंपनी ने डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ की गाइडेंस दी थी FY27 के लिए, 30-31% एबिटा ग्रोथ की बात कही थी, तो क्या वो गाइडेंस मेंटेन कर रहे हैं फिर नहीं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, बट नंबर्स डिसेंट एक्सपेक्टेड है। ओके, डिसेंट नंबर हेल्थ से एक्सपेक्टेड है। शुक्रिया दीपाली। अब नूपुर के पास चलते हैं। नूपुर, अपोलो हॉस्पिटल हालांकि अपनी खबरों की वजह से थोड़ा आज नरम पड़ा हुआ है, लेकिन नतीजे कैसे रह सकते हैं यहाँ पे, और साथ ही ग्रासिम जो अच्छा कर रहा है पिछले कुछ सत्रों से, वहाँ पर क्या अनुमान है? बिल्कुल श्रेया, अपोलो हॉस्पिटल के नंबर Q1 के काफ़ी स्ट्रॉन्ग ही रहेंगे। रेवेन्यू के लिहाज से 18% की ग्रोथ यहाँ पर आते हुए नजर आ सकती है। मुनाफा भी देखें तो 35% की ग्रोथ का अनुमान यहाँ पे लेके चल रहे हैं, 433 करोड़ से बढ़ के 613 करोड़ के आसपास मुनाफा इस क्वार्टर में देखने को मिल सकता है। हालांकि मार्जिन्स बिल्कुल फ्लैट की एक्सपेक्टेशन है, 15% के थे, 15% इस क्वार्टर में देखने को मिलेंगे। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखें तो 21% की ग्रोथ यहाँ पर आती हुई नजर आ सकती है। लेकिन हॉस्पिटल सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पे 17% की सेल्स ग्रोथ देखने को मिल सकती है Q1 में, और एवरेज रेवेन्यू पर पेशेंट भी देखें तो 7% की ग्रोथ वहां पर आती हुई नजर आ सकती है। हेल्थ को की सेल्स यहाँ पर 19% की ग्रोथ का अनुमान है YY बेसिस पे, और 3% की ग्रोथ क्वार्टर बेसिस पर देखने को मिल सकती है। हॉस्पिटल कारोबार के जो एबिटा है वहां पे हल्का दबाव इस क्वार्टर में एक्सपेक्टेड है, 30 बेसिस पॉइंट का कुछ सिक्वेंशियल बेसिस पर जो मार्जिन दबाव देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से तो ओवरऑल मार्जिन जो होंगे वो थोड़े इंपैक्टेड यानी कि फ्लैट इस क्वार्टर में देखने को मिल सकते हैं। कंपनी के जो नए हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर जो घाटा फिलहाल कंपनी कर रही है वो सिक्वेंशियल बेसिस पे यानी कि पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो कम होता हुआ दिखेगा, और जो 10 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा भी नज़र आ सकता है। तो नंबर्स अच्छे रहेंगे, मार्जिन इस क्वार्टर में 15% के आसपास रह सकते हैं। ग्रासिम्स की बात करें तो यहाँ पे 35% से रेवेन्यू की बढ़त इस क्वार्टर में एक्सपेक्टेड है आती हुई। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखें तो 831 करोड़ का यहाँ पर देखने को मिल सकता है। मार्जिन 7% के आसपास इस क्वार्टर में रह सकते
सकते हैं। हालांकि पिछले साल कंपनी ने घाटा किया था 118 करोड़ का, इस बार मुनाफे की एक्सपेक्टेशन है 100 करोड़ के आसपास जो है मुनाफा आते हुए नजर आ सकता है। वॉल्यूम्स में बढ़त की एक्सपेक्टेशन है, 13% वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिल सकती है। रियलाइजेशन जो है वो इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे, जिसकी वजह से मार्जिन में भी एक अपटिक देखने को मिल सकता है। VSF का जो कारोबार है वहां पे 2.5 गुना से ज्यादा का एबिटा में ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है और मार्जिन भी देखें तो 15.5% तक यहाँ पर आते हुए नजर आ सकते हैं। ऑलमोस्ट 75 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। केमिकल सेगमेंट की बात करें तो वॉल्यूम ग्रोथ 11% की देखने को मिल सकते हैं। मार्जिन हालांकि हल्के दबाव में रहेंगे, 3% YoY बेसिस पर डिक्लाइन देखने को मिल सकता है और 15% के आसपास के मार्जिन इस सेगमेंट में आपको आते हुए नजर आएंगे। जो कंपनी का पेंट डिवीजन है, पेंट कारोबार है, वहां पर भी लगातार जो घाटे हैं वो कम होते हुए नजर आ रहे हैं और इस क्वार्टर में भी जो घाटे हैं वो आपको कम होने की उम्मीद ही जो है एस्टिमेट के अनुसार आती हुई दिखे। तो नंबर्स अपोलो हॉस्पिटल और ग्रासिम दोनों के ही अच्छे एक्सपेक्टेड है। अच्छे नंबर, स्ट्रॉन्ग नंबर एक्सपेक्टेड हैं। बाकी अगर आप देखें इस खबर का एक इम्पैक्ट है अपोलो पर, पूरे स्पेस पर। नूपुर बहुत बहुत शुक्रिया, दीपाली आपके बहुत बहुत शुक्रिया। अब आते हैं रणनीति पर। वो थोड़ा सा अगर आप देखें एक्सपायरी रिलेटेड स्विंग स्क्रीन पे विजिबल है वर्सेस आई थिंक जो हमने एवरेज टाइम स्पेंड किया 24,440 पे 50 पे, और मुझसे थोड़ा सा ऊपर आया अनुज 24,470। हम जो वो प्री कैश एक व्यू लेते हैं वो क्या कह रहा है इस वक्त? बिल्कुल, देखिए प्री कैश व्यू बहुत सिंपल है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको रॉकेट साइंस नहीं है। अपनी सारी जो ऑप्शंस की पोजीशंस हैं वो 3:15 बजे निपटा लें और आज एक्सपायरी है, लालच में ना फंसे। मैं आपको फिर रिमाइंड करा रहा हूँ, 3:15 के बाद हम आपको इंडिकेटेड इक्विलिब्रियम प्राइस दिखाएंगे लगातार CNBC आवाज़ पर और अब आई थिंक ये मामला धीरे धीरे थोड़ा सॉर्ट होगा। ज़रूरी नहीं है कि वो जो इंडिकेटेड इक्विलिब्रियम प्राइस है ऑप्शन की एक्सपायरी उसी हिसाब से होगी, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। सेंसेक्स के एक्सपायरी पे थर्सडे को क्या हुआ था ये याद रखिएगा। और एक चीज़ ये भी पॉसिबल है कि क्योंकि 328 to 330 के बीच में एक रैंडम कट ऑफ होता है, तो वो 328 तक जो इंडिकेटिव इक्विलिब्रियम प्राइस दिखाए, ज़रूरी नहीं है कि ऑप्शन का प्राइस उसी हिसाब से सेटल होगा, तो उस लालच में ना फंसे। और जहाँ तक बात है कल की, अब देखिए अभी जो 3 बजे वाली रणनीति है ना, इसको आप लास्ट आधे घंटे की रणनीति माने। कल की रणनीति हम 330 पर बनाएंगे और उसके बाद एक फ्रेश व्यू लेंगे, लेकिन अभी के लिए ये व्यू होगा। वीरू बिल्कुल, यहाँ पे सारे ऑप्शंस स्क्वायर ऑफ कर लीजिए और वो जो इंडिकेटिव प्राइस आपकी स्क्रीन पे होगा उसी के आधार पे सिर्फ ऑप्शंस को छोड़ना, प्लीज़ डोंट डू दैट। ये भी अगर आप देखें तो व्यू है यहाँ पर। अब एक काम करते हैं, डीलर रूम चेक ले लेते हैं यहाँ पर नूपुर से कि डीलर्स क्या यहाँ पे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कल के सेशन के लिए। नूपुर, किन किन स्टॉक्स पे क्या क्या विजन दिया डीलर्स ने आपको? सबसे पहले दिव्यानी इंटरनेशनल जब से नंबर आए तब से जितनी भी इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स हैं यहाँ पे, वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लगातार अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाते हुए नजर आज फिर से फैमिली ऑफिस और HNI की तरफ से खरीदारी देखने को मिली और डीलर्स का व्यू देखे तो काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पर आते हुए नजर आया। ऑलमोस्ट 6% स्टॉक ऊपर है और वॉल्यूम्स भी देखे तो आपको 5-day एवरेज के ऊपर जाते हुए नजर आएंगे। दूसरी तरफ बिकवाली की सलाह पेज इंडस्ट्री पे आती हुई दिखी है डीलर्स की तरफ से। 13 तारीख को कंपनी के नतीजे आएंगे। डीलर्स का मानना है कि नतीजे जो है वो कमजोर रह सकते हैं, इसलिए यहाँ पर बिकवाली की सलाह डीलर्स की तरफ से आती हुई नजर आए। एक और स्टॉक है DV's लैब, यहाँ पर भी जो है खरीदारी देखने को मिली है। प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशनल डेस्क पर की तरफ से खरीदारी आती हुई नजर आई है और डीलर्स का मानना है कि फॉलो अप बाइंग यहाँ पर कंटिन्यू रह सकती है। ऑलमोस्ट 3% स्टॉक ऊपर आपको दिखेगा। और लास्ट में थायरोकेयर, यहाँ पे डीलर्स का मानना है कि हो सकता है कोई पॉजिटिव खबर आती हुई नजर आए, उसके पहले बाइंग रिकमेंडेशन डीलर्स की तरफ से आती हुई दिखी। ऑलमोस्ट 4.25% स्टॉक ऊपर है। तो दिव्यानी इंटरनेशनल पे खरीदारी की सलाह, पेज इंडस्ट्री पे बिकवाली की सलाह, DV's लैब और थायरोकेयर पर भी खरीदारी की सलाह डीलर्स की तरफ से। डिविस, दिव्यानी, थायरोकेयर यहाँ पर पॉजिटिव डीलर्स, वहीं पेज इंडस्ट्रीज पर बिकवाली की सलाह। शुक्रिया नुपुर जानकारी के लिए। चलिए अब समझ लेते हैं कि हमारे पैनल कौन से स्टॉक्स पिक कर रहे हैं। BTST STBT ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं कल के लिए। फिर गाबा सर क्या चुन रहे हैं आप? मेरा ध्यान रहेगा जो मैंने कल दिया था BTST पे, वो है MCX। उसका उस समय टारगेट था 2850, वो अचीव हो गया टारगेट आज। अब स्टॉप लॉस होना चाहिए 2850, अब ट्रेड करें 286 को, करीब 14 रुपीज का, और टारगेट होगा 2900 का। MCX ये हो गई गाबा सर की पिक। ये आज हमारी सुबह चार्ट GPT में भी था, यहाँ पर भी अच्छे मूव्स आए हैं, हालांकि कन्विक्शन कम थे लेकिन ये भी अच्छा चल गया आज। रचना जी, आपका ट्रेड BTST? जी, हम BTST में जाइडस लाइफ को ही कंटिन्यू करेंगे और 1210 के बाद हम 1220 एंड 25 के 2 और टारगेट्स ऐड करेंगे। अब हमारा SL जो होना चाहिए
वो होना चाहिए 1185 पे अगर कोई फ्रेश पोजीशन बनाता है, एंड इवन इफ यू आर ट्रेडिंग इट कैन बी द सेम। ओके, ज़ायरस लाइफ 1199 शुरू से लेकर अंत तक रचना जी का मन में ज़ायरस था। मानस जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? तो देखिए, सीमेंस पे अभी ऑप्शन ट्रेडिंग कॉल दिया था, उसी पे बीटीएसटी भी रहेगा और उसका फ्यूचर खरीदेंगे। आपके जो स्टॉप लॉसेस हैं वो 3924 के रहेंगे और टारगेट 4250 4250 के रहेंगे। ओके, सीमेंस ये हो गई पिक। अरुण जी, आपने कौन सा काउंटर देखा? श्रेया जी, मेरा भी सेम रिपीट ही रहेगा। एटर्नल का ऑप्शन दिया था, तो एटर्नल को ही बीटीएसटी लेके जाने की सलाह रहेगी। 317 के आसपास प्राइस चल रहा है। मुझे लग रहा है मोमेंटम पॉजिटिव होना चाहिए। 320 के ऊपर ब्रेकआउट भी आ सकता है, तो 324 के टारगेट के लिए बाई करें और 314 का स्टॉप लॉस लगा के। ओके, कविता जी, आपकी ट्रेड कल के लिए? तो फिनोलेक्स केबल्स यहाँ पर अच्छे मूव बने हैं आफ्टर रिजल्ट। मुझे लगता है एज अ मोमेंटम इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। स्टॉप लॉस टाइट मेंटेन करें। 1170 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ से अगर पोजीशनिंग कर रहे हैं तो इसे किया जा सकता है। फ्लैग का ब्रेकआउट है। 1240 1260 के प्राइस मूव बनते हुए दिखने चाहिए। ओके, फिनोलेक्स के बस जिसकी अर्निंग्स कुछ देर पहले आई थी, उसके बाद यहाँ कविता जिसको पिक करते हुए अमित जी, आपका ट्रेड बुधवार के लिए? जी वीरेंद्र जी, मैं परसिस्टेंट सिस्टम को कैरी करूंगा। यहाँ पे एक अच्छा क्लोजिंग आ रहा है। स्टॉक ने 10 डमा से एक अपसर्ज जनरेट किया है, तो यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना है लगभग 5480 का और टारगेट्स हमारे रहेंगे 5650। ओके, चलिए, तो ये आपके लिए ट्रेड्स हो गई इस बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स, लार्जली बीटीएसटीज हैं। वीरू के पास चलते हैं, आज की वायदा बाजार की पल्स जानते हैं। वीरू, बताएं। बिल्कुल, पल्स आज हाँ मिक्स थी अगर आप देखें, लेकिन आज शॉर्ट्स की तरफ अगर आप देखें तो जो बाजार कोलैप्स हुआ टुवर्ड्स 1030, उसके बाद एक कंप्लीट कोलैप्स है जब आपने उस 500 के और 480 के जोन को तोड़ा। ये देखिए, शॉर्ट आपकी स्क्रीन पे 120 और मात्र 45 लॉन्ग, 26 में शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग करीब 22 में। और मोस्ट स्पेशली अगर आप देखें, सुबह जब बाजार खुला था उस वक्त लगभग 66 एडवांसेस थे लॉन्ग्स। अब देखिए किस तरीके से बढ़े ये। इन्फो एज अलग कहानी थी, हाउस व्यूज नंबर्स, ज़ायरस लाइफ अभी नंबर आए, उसके बाद एमसीएक्स ऑल इंडिया, दिवीज लैब। एमसीएक्स पर याद रखिएगा, ऑप्शन एक्टिविटी, फ्यूचर्स एक्टिविटी बढ़ती है जब क्रूड में और जब गोल्ड सिल्वर में तेजी आती है। पॉलिसी बाजार आपकी स्क्रीन पे, शॉर्ट कवरिंग अच्छी, डॉक्टर रेड्डीज, बॉश, जी वर्नोवा। एटर्नल में अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी, मेरे ख्याल से पिछले 4-5 सेशन की सबसे हाईएस्ट कस्टर पे क्लोज होता हुआ। गोदे प्रॉपर्टीज बैकफुट पे, शॉर्ट वरुण, अल्ट्राटेक सीमेंट, पॉली कैप, श्री सीमेंट, इन सभी काउंटर्स में आज शॉर्ट क्रिएट हुआ। इंटरेस्टिंग टू सी, श्री सीमेंट यहाँ पे भी शॉर्ट क्रिएट हुआ। और लॉन्ग अनवाइंडिंग हिताची में, वेदांता, गॉडफ्रे फिलिप्स और साथ ही साथ बीपीसीएल और इंटरग्लोबेशन। एक बार इंडिगो लेके आइए, बहुत देर से हमने इस स्टॉक के चार्ट को नहीं लिया, इस सिर्फ एक सेंस लेंगे इस पर, ट्रेडिंग सेंस। 5265 स्टिल, आई मीन जिस अनुपात में क्रूड बढ़ा है, आई मीन ऑलमोस्ट क्रूड 90 के पैच को हिट कर रहा है, बट उतना सीरियस अगर आप देखिए थ्रेट इस स्टॉक को अब तक नहीं हुआ है। मानस, आप मानते हैं क्या कि मतलब मैंने भी प्राइमरी फेज से जब इसको देखा, इसकी ओवाई को देखा, ऐसा अभी कोई स्ट्रक्चर खराब नहीं हुआ है? स्टिल आई मीन देखिए आप 20 डिमा को होल्ड करते हुए। देखिए, स्ट्रक्चर खराब नहीं हुआ है। हाई लेवल पे एक रेजिस्टेंस जरूर है 5475 पे। एक बार वो लेवल्स ब्रेक हो जाएंगे तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो आपको मेरे ख्याल से उसके ऊपर आपको 400 रुपए की तेजी देखने को मिल सकती है। अभी के लिए पोजीशन को होल्ड करना चाहिए जब तक 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता रहे, जो कि 4950 है। ओके, चलिए अब बात करते हैं एलआईसी की। आज के टॉप गेनर्स में शामिल है यश, से जानते हैं कि क्यों इसमें रफ्तार आई है। एक वीक मार्केट जो आज हम देख रहे हैं उसमें ये एक स्ट्रॉन्ग रैली एलआईसी में देखने मिली। इसके लिए ट्रिगर्स या रीजंस की बात करें तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि आज हुआ है, पर काफ़ी सारी चीज़ें हुई है पिछले हफ्ते जिसका एक एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट शायद हमें आज देखने मिल रहा है। एलआईसी का सबसे पहले तो पिछले हफ्ते एक बड़ा ओएफएस इशू, गवर्नमेंट का डाइल्यूशन 6.5% यानी कि 32,000 करोड़ का ओएफएस इशू एग्जीक्यूट करने में आया था। इस ओएफएस इशू के अंतर्गत जो कट ऑफ प्राइस रहा वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए 383 रुपीज़ पर शेयर का था, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 373 रुपीज़ पर शेयर का था। जिस दिन ओएफएस इशू रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए समाप्त हुआ उस दिन एलआईसी का क्लोजिंग प्राइस था 393, यानी कि अगले दिन ओएफएस इशू के समाप्ति के अगले दिन
कोई भी रिटेल इन्वेस्टर्स के पास सीधा सीधा मुनाफा एक 20 रुपया या 5% का LIC में मुनाफा था और ये 100% अलॉटमेंट था रिटेल इन्वेस्टर्स को OFS इशू में। पर अगर उस दिन का मूव LIC में देखा जाए तो 393 से स्टॉक नीचे नहीं आया। वो जो 20% का आर्बिट्राज था रिटेल इन्वेस्टर्स के पास, वो प्राइस नहीं देखने मिला, 393 पे स्टॉक टिका रहा। उसके बाद में LIC के जो क्वार्टरली नंबर्स थे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे। हमने देखा मार्जिन में 7.5% की बढ़ोतरी हमें देखने मिली और हर पैरामीटर्स पे नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग थे। उसके बाद में एक और पॉजिटिव हुआ, जुलाई के जो नंबर्स थे उसमें LIC का जो प्रीमियम ग्रोथ था वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे आता हुआ दिखा। पर हमने अगर स्टॉक मूव देखा तो बिल्कुल रेंज बाउंड था, 393 को स्टॉक ने ब्रेक नहीं किया और वो इसीलिए क्योंकि पिछला पूरा हफ्ता इनफैक्ट टिल येस्टरडे यानी कि मंडे तक LIC का स्टॉक FNO बैन में रहा। आज पहला दिन है जहां पे LIC का स्टॉक FNO बैन से आया है। जो तो पिछले हफ्ते का जो पूरा पॉजिटिव का बैकलॉग था या जो एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट था वो आज स्टॉक में हमें देखने मिल रहा है। राइट, बहुत सारी पॉजिटिव खबर थी LIC को लेकर और अब एक अच्छा मोमेंटम। शुक्रिया यश जानकारी के लिए। 3.5% ऊपर 405 के लेवल पर। और गाबर सर, ये आपका क्विक सिंगल था आज सुबह LIC, टारगेट प्राइस क्या थे और क्या अपडेट है इस पर्टिकुलर काउंटर पर? टारगेट प्राइस मेरे ख्याल से 410 के थे, वो 400 टारगेट 410 अचीव हो चुका। अब भी मुझे अच्छा लगता है, 420 अब भी पॉसिबल है, लेकिन उसके थोड़ा आज स्ट्रेच हो चुका है, लेकिन 410 एक टारगेट था वो अचीव हो चुका। 420 के लिए ट्रेड कर सकते हैं। स्टॉप हुआ 400 का, 5 रुपये का स्टॉप रहेगा। अब ट्रेड कर रहा है 405 पर। ओके, चलिए ये बात होगी LIC की। अब देखिए निफ्टी 24,446 पर है और अब तक प्रीमियम पूरा मेल्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी रीजनेबल प्रीमियम बचा हुआ है। हालांकि उतना नहीं जो पहले ट्यूसडे को था उसके मुकाबले बिल्कुल नहीं है। एक बार आप 24,400 की पुट और 24,500 की कॉल फायर कर दें एक बार आज की। आई थिंक 24,400 की पुट 4 या 5 रुपये पर होनी चाहिए। और मैं एक बार देख लेता हूँ 24,500 की कॉल ये कहाँ पर है। ये दोनों एक बार फायर कर दीजिए मेरे लिए, क्योंकि अब देखिए यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो हाँ, ये 24,400 की पुट है, 4-5 के बीच में मैंने कहा था 485 पर है। 24,500 की कॉल दिखाएंगे एक बार ज़रा, क्योंकि जो पिछली बार एक्सपायरी हुई थी, हाँ ये देखिए ये अभी भी थोड़ी महंगी है 16 रुपये की, वरना 311 पे इस प्राइस का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अगर निफ्टी स्पॉट आपका 24,450 पर है तो टेक्निकली हाँ थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, लेकिन टेक्निकली दोनों सेम होने चाहिए थे, लेकिन अभी भी ये 16 रुपये पर है। तो यू नेवर नो। बट जैसा मैं कह रहा था कि एटलीस्ट राइटर्स के पास अब थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस है। आई थिंक राइटर्स भी अब 3:15 बजे स्क्वायर ऑफ कर लेंगे। लास्ट का आई थिंक 10-12 रुपये किसी के लिए छोड़ भी देंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये इस समय की अपडेट है वीरू। बस अब 2.5 मिनट बाकी हैं। पिछली बार, हाँ सॉरी वीरू, हाँ पिछली बार एट द मनी का जोड़ा था 100 रुपये का। आई नो, याद है अनुज, है ना? पिछली बार एट द मनी का जोड़ा था 100 रुपये का। खैर अब चीज़ें सेटल हो रही हैं और वाकई सेटल हो चुकी हैं और पिछले 4 दिन का जो डिफरेंशियल था उसको देखने के बाद काफ़ी हद तक सेटल हुई हैं। मात्र अगर आप देखिए 2 मिनट का समय बाकी है, मैं 1-2 स्टॉक्स मार्क कर देता हूँ यहाँ पर। एक बार क्या कह डॉक्टर साहब? हाँ, क्लोजिंग देखेंगे एक बार। काम करते हैं, इस क्लोजिंग को देख लेते हैं अनुज के साथ। अनुज ओवर टू यू। नहीं वीरू, आप जो स्टॉक्स देख रहे थे देख लीजिए, अभी टाइम है हमारे पास। हाँ, मैं एक बार बस दिखा रहा था कि निफ्टी फार्मा ने क्या एडवांटेज लिया है। 26,716 याद रखिएगा। निफ्टी फार्मा आज अपने करियर हाई पे बंद होगा, करियर हाई पे। और मैं जो अपनी स्क्रीन पर OI क्लासिफिकेशन देख रहा था, जरा प्लीज़ लेके आइएगा निफ्टी फार्मा एक बार। और डेरिवेटिव्स में सबसे स्ट्रॉन्ग OI कैरी कर रहा है आज न्यू एज और फार्मा, थैंक्स टू डिलीवरी, थैंक्स टू एटर्नल। इन सभी काउंटर्स ने अगर आप देखें तो आज मूव दिया। और इनफैक्ट इन्फो एज अगर आप देखें वो भी क्लासीफाई हम न्यू एज स्टॉक्स की कैटेगरी में करते हैं, तो एक स्ट्रॉन्ग मूव है यहाँ पर। और तीसरे पायदान पे क्या है? ऑयल गैस, ये लाजमी है अगर आप देखें तो ये होगा। और सबसे स्ट्रॉन्ग प्राइस डैमेज है, याद रखिएगा, आज सीमेंट में सबसे बड़ा प्राइस डैमेज है और उसको लीड किया है श्री सीमेंट ने और इनफैक्ट अल्ट्राटेक सीमेंट ने। अच्छा, तमाम कैपिटल मार्केट स्टॉक की कैटेगरी में आप देखें तो आज सबसे स्ट्रॉन्ग क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ CDSL और एक काउंटर और वो लेके आइए आप LNT। फिर अनुज के पास चलेंगे 4,048 पे बैकफुट पे आके ट्रेड करता हुआ। कल एक एडवांटेज था इसके पास लेकिन आज ये भी कोलैप्स हुआ। चलते हैं अनुज के पास इस क्लोज को देखने के लिए। अनुज बिल्कुल वीरू। मीनवाइल एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमारे सिस्टर चैनल CNBC TV 18 पर फ्लैश हुई है। MCX के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो, और एक ऑलमोस्ट री रेटिंग वाला सॉर्ट ऑफ इवेंट है अगर ये खबर सही है तो। और यही कारण है कि आप आज MCX में आई थिंक इस तरह की रैली भी देख रहे हैं कि सेबी शायद FPI को अलाउ करे
नॉन एग्री कमोडिटीज़ में और ख़ास तौर से गोल्ड और सिल्वर में डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट्स में अलाउ करें, जो MCX के टर्नओवर का 77% कंट्रीब्यूट करते हैं। तो आई थिंक ये जो खबर है ये MCX के लिए बड़ी पॉजिटिव है। अगर FII पार्टिसिपेशन नॉन एग्री कमोडिटीज़ में टू बिगिन विद गोल्ड एंड सिल्वर में अगर FPIs को मंजूरी मिल जाएगी तो आप सोचिए किस तरीके के वॉल्यूम पिकअप हो सकते हैं। जिस तरीके के कैश वॉल्यूम इक्विटी FNO में है, अगर उसी तर्ज पर वॉल्यूम कमोडिटी FNO में भी पिकअप होने शुरू हुए तो आई थिंक ये एक बड़ा पॉजिटिव है MCX के लिए। और आई थिंक कहीं ना कहीं मार्केट को शायद इस चीज़ की हिंट थी, तभी आज मार्केट में इस तरीके के आपने मूव्स देखे। और देखिए चार्ट पे तो कई बार पहले ही पता चल जाता है। ये हमारी जब चार्ट GPT में आया तब कोई हमारे पास कोई न्यूज़ तो नहीं आती है, वो सिर्फ एक था। तो इसके लिए खैर एनीवे अब एक काम करते हैं, कैश मार्केट में ट्रेडिंग FNO स्टॉक्स की कैश मार्केट में ट्रेडिंग बंद हो चुकी है। एक बार क्विकली स्क्रीन पर देख लेते हैं। निफ्टी 133 पॉइंट नीचे बंद हुआ, मिड कैप फ्लैट, बैंक निफ्टी 320 पॉइंट नीचे, निफ्टी IT में थोड़ी सी रैली रही, एडवांस डिक्लाइन थोड़ा सा डिक्लाइंस के फेवर में था। इसके अलावा क्विकली काम करें, फटाफट इंडेक्स गेनर्स इंडेक्स लूजर्स फ्लैश कर दें। अब इस क्लोजिंग में ना वो समहाउ वो मज़ा नहीं आता जो 330 पर आता था। ये देखिए FMCG टॉप लूजर था, मेटल्स, रियल्टी, डिफेंस, ऑटो और कैपिटल गुड्स, यहाँ पर भी थोड़ी सी गिरावट आई। और अब आ जाइए गेनर्स पर, फार्मा, कैपिटल मार्केट और IT थोड़े से जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है वहाँ पर आपने क्लियरली आज थोड़े से गेंस देखे हैं। इसके अलावा निफ्टी लूजर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। इसमें है टाटा कंज्यूमर, मैक्स हेल्थ, अल्ट्राटेक सीमेंट, नेस्ले, ग्रासिम और अपोलो हॉस्पिटल्स। मैक्स और अपोलो हॉस्पिटल्स क्लियरली उस रिपोर्ट की वजह से, और गेनर्स में डॉक्टर रेड्डीज, इटर्नल, TCS, टाइटन, इन्फोसिस और HCL टेक। लेकिन मेरी नज़र बार बार जा रही है MCX का कैश और फ्यूचर्स रखिएगा एक बार ज़रा। MCX का कैश बंद हुआ था 2881 पर। देखते हैं इस न्यूज़ के बाद और कितना फ्यूचर्स में मूव आ रहा है। ये देखिए 2881 था कैश में, फ्यूचर्स में देखिए वीरू 2911 हो चुका है अब, और करीब करीब 30 रुपये का और मूव आया है वो न्यूज़ के बाद। हाँ बिल्कुल, अगर आप देखें एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है। मेरे ख्याल से इस वक्त कोई फंडामेंटल विशेषज्ञ नहीं है, लेकिन वाकई बड़ी महत्वपूर्ण खबर ये अनुज जी, ये नॉन अगर एग्री कमोडिटीज़ में मतलब FPIs को एक्सपोजर लेने की मदद मिल गई, मतलब एग्रीमेंट मिल गया, अप्रूवल मिल गया, तो इस स्टॉक की री रेटिंग संभव है ना? क्योंकि बड़ा मेजर पोर्शन तो इनकी ट्रेडिंग का यही होता है। बिल्कुल, देखिए अभी बात जो हो रही है वो कंसल्टेशन पेपर की है कि कंसल्टेशन पेपर आएगा और उसके बाद शायद अलाउ किया जाएगा। बल्क ऑफ द जो वॉल्यूम MCX के आते हैं वो सोने और चांदी से आते हैं, करीब करीब आई थिंक 78%। तो ऑब्वियसली अच्छा, इसमें एक और चीज़ आप देखिएगा, FIIs के पास ऑब्वियसली इंडियन एक्विटीज़ में ट्रेड करने के लिए तो इंडियन एक्सचेंजेस ही हैं। ग्लोबल कमोडिटीज़ में ट्रेड वो कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप करेंसी हेज के हिसाब से अगर आप काम करना चाहें तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक ऑप्शन होगा। लेकिन जो भी है ये खबर मेरे ख्याल से काफ़ी पॉजिटिव है, जिस वजह से यश के साथ अभी रिविजिट करेंगे इस खबर को। लेकिन एक काम करते हैं, इस पर एक व्यू ले लेते हैं। कविता जी, अभी तो खैर फ्यूचर्स और ऑप्शन में ट्रेडिंग हो रही है MCX के, अगर किसी को ट्रेड लेना हो तो कोई ट्रेड है क्या? आज मॉर्निंग से ही पोजीशनिंग काफी अच्छी बनी हुई है काउंटर में, और 50 EMA को आज सरपास करके ये ट्रेड करते हुए दिख रहा है। ट्रेडिंग स्टॉप लॉसेस मेंटेन करनी चाहिए जिनकी ऑलरेडी पोजीशनिंग है, अंटिल काउंटर 2800 लेवल के ऊपर मेंटेन है। अपसाइड मोमेंटम दिखता है 3000, 3100 तक के लेवल इन अ डे और टू बनते हुए दिखने चाहिए। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के इक्विटी हेड और पोर्टफोलियो मैनेजर सौरभ पटवा मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सौरभ जी, गुड आफ्टरनून। क्या भी लग रहा है मार्केट पर, क्या ये कच्चा तेल वापस मार्केट के लिए एक बड़ी करेक्शन का ट्रिगर बन सकता है? गुड आफ्टरनून टीम, यहाँ पे बुलाने के लिए, एक बार फिर से बुलाने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। देखिए, कच्चा तेल और जो कंसर्न्स हमको 2 महीना पहले बहुत मार्केट में नजर आ रही थी, आज कंसर्न्स हैं फिर से वापस थोड़ी आई है, बिकॉज ईरान और US के बीच में टेंशन फिर से बढ़ गया है। बट आप ये देखेंगे तो लास्ट 1.5-2 महीने से इंक्रीमेंटली मार्केट में जो इम्पैक्ट है उसका कम नजर होता हुआ नजर आ रहा है। उसके कुछ कारण है कि इंडियन इकोनॉमी ने अपने लास्ट जिस कंसर्न के पीरियड में वॉल्यूम ग्रोथ में, डिमांड डाइवर्स में कहीं पे भी बड़ा इम्पैक्ट नहीं आया। डिमांड ऑन प्राइवेट केपेक्स, डिमांड ऑन कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी बहुत स्ट्रांग रहा है इस पूरे पीरियड में। कंज्यूमर कंपनीज कहीं जैसे आप देखेंगे पिडिलाइट हो गया,
ग्रीन प्लाई हो गया, या इवन आप देखेंगे कुछ-कुछ पैकेजिंग कंपनीज है, कुछ-कुछ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, उस सबने प्राइस हाइक की, बट उसके बावजूद डिमांड स्ट्रांग रही है, जो एक मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है कि मार्केट ने इस पूरे माहौल को कंज्यूमर ने और इंडस्ट्रीज ने अपने इसको अच्छे से संभाल लिया है। ओके सौरभ जी, गुड आफ्टरनून। मेरा सवाल एम्फी डेटा को लेकर आया है। आज जो जुलाई मंथ के आंकड़े आए उसमें से क्लियरली रुझान स्मॉल कैप और मिड कैप में निवेशकों का दिखा है, तो क्या आगे भी ट्रेंड आपको लगता है कि स्मॉल कैप और मिड कैप में ही रहेगा? और जिस तरीके से लार्ज कैप से आउटफ्लोज हुए हैं, तो क्या लार्ज कैप आगे भी थोड़ा निराश कर सकते हैं? आपका क्या व्यू बन रहा है इस आंकड़े को देखकर? देखिए, आप इसके लिए आपको थोड़ा पहले जाना पड़ेगा। आप जैसे लास्ट 2 साल देखेंगे, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये इंडियन इकोनॉमी के अलग-अलग हिस्से हैं, अलग-अलग इंडस्ट्रीज है। जो लार्ज कैप में अलग इंडस्ट्रीज है, मिड कैप में काफ़ी इंडस्ट्रीज है, मिड कैप में और स्मॉल कैप में कुछ इंडस्ट्रीज है जो वहीं पे स्ट्रांग है। तो आप देखेंगे लास्ट 2 साल से द अर्निंग डिलीवरी थी, वो लार्ज, मिड और स्मॉल सारे सेक्टर्स में स्ट्रांग थी। इवन आप करंट क्वार्टर के रिजल्ट देखेंगे तो स्मॉल कैप के रिजल्ट्स एक्चुअली अर्निंग्स के हिसाब से स्मॉल कैप की डिलीवरी बहुत बेटर है कंपेयर टू अ लार्ज कैप स्टॉक वर्सेस कंपेयर। अब इसके कंपैरिजन में आप रिटर्न देखेंगे तो लास्ट 2 ढाई साल में रिटर्न एक्चुअली लार्ज कैप में ज्यादा बना है। तो आप ये देखेंगे तो आज ये हुआ ये है कि आप मिड कैप और स्मॉल कैप वर्सेस लार्ज कैप में अर्निंग्स और स्टॉक परफॉर्मेंस में बड़ा डाइवर्जेंस आ गया है स्मॉल कैप मिड कैप के फेवर में। इसीलिए इंडियन इन्वेस्टर जो एक्चुअली आप देखेंगे तो लास्ट 5 साल से कोविड के बाद से वो हर बार स्मार्टली इन्वेस्ट किया है। दे हैव बीन ऑलवेज, जब भी मार्केट गिरता है वो सबसे आगे आके इन्वेस्ट करते हैं। वो आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि कब लार्ज में जाना है, कब मिड में जाना है। तो ये रुझान जो आ रहा है ये एक्चुअली परफॉर्मेंस ऑफ स्टॉक को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये हमारा हमारा विचार ये है कि मार्केट के अंदर जो सेक्टर्स में मिड और स्मॉल में जहां डिलीवरी आ रही है वहां पे इन्वेस्टमेंट आते रहेंगे। इवन एफआई के इन्वेस्टमेंट भी एक्चुअली काफी देखेंगे आप तो स्मॉल कैप मिड कैप में आ रहे हैं। सो वी कंटिन्यू टू बी पॉजिटिव ऑन स्मॉल एंड मिड कैप एज अ कैटेगरी। इसमें भी सिलेक्टिव रहना इज वेरी क्रिटिकल क्योंकि काफी स्मॉल कंपनीज जो होती है उनकी बैलेंस शीट काफी बार वीक होती है, उनके पास प्राइसिंग पावर वीक होता है। लेकिन जहां जहां पे बिजनेसेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग, जैसे आप देखेंगे काफी मिड एंड स्मॉल सेक्टर कंपनीज में जो है डिफेंस वाली कंपनीज है, एरोस्पेस वाली जो एंसिलरी कंपनीज है वो वहीं पे ही है। सिमिलरली आप देखेंगे आज से 1-1.5 साल पहले सारी एचवीडीसी वाले बिजनेसेस वाली जो कंपनीज थी या ईएमएस सेक्टर वाली कंपनीज थी जो इंडिया मैन्युफैक्चरिंग है, इंडिया इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है जिसको रिफ्लेक्ट कर रही है, वो सब स्मॉल मिड में थी। उन सब में अर्निंग्स आई है एंड तो स्टॉक्स हैव डन वेल। काफी उनमें से एक्चुअली आज मिड कैप से बनके लार्ज कैप भी हो गए हैं, लेकिन इनिशियली ये सब स्मॉल थे एंड ये साइकिल चालू रहेगा आने वाले सालों में भी। तो हमारा पर्सनल व्यू ये है, एज अ फंड हाउस भी व्यू यही है कि मिड एंड स्मॉल कैप में काफी अपॉर्चुनिटीज है, बट वन हैज टू बी वेरी सेलेक्टिव। नहीं, वही उसी पे बात आ रही है सौरभ जी, सारी की सारी। इसमें तो कोई राय नहीं कि मिड कैप स्मॉल कैप को लिक्विडिटी चेज कर रही है, जहां पैसा आएगा पैसा बनेगा भी वहां पे। रिलेटिव स्ट्रेंथ या फिर दोनों केस एग्रेशन और परफॉर्मेंस आपको कहाँ नजर आ रही है? और उसके लिए मेरे ख्याल से आपको जज करने के लिए आपको ये बीते क्वार्टर के अर्निंग्स वाकई सपोर्ट भी कर रही होंगी। कोई खास स्पेस 1-2 मिड कैप में जिन पर आपका व्यू काफ़ी कंस्ट्रक्टिव है, जहाँ पे आप अच्छी रिलेटिव स्ट्रेंथ देख रहे हैं? देखिए, आप इफ यू रिकॉल, मैं जब पिछली बार आया था मैंने आपको उस टाइम आईटी सेक्टर बहुत वीक चल रहा था। हमने आपको बताया था मैंने कि हमने 2 स्टॉक है हमारे पोर्टफोलियो में, 2 ही स्टॉक है आईटी में। अगेन रीइटरेट, ये रिकमेंडेशन नहीं, ये सिर्फ हमारा पोर्टफोलियो का रिफ्लेक्शन है। हमारे पोर्टफोलियो में 2 ही स्टॉक थे बड़ी पोजीशन में। एक था कोफोर्ट जो हमने फॉल में ऐड किया था और उसके पहले से था ओरेकल फाइनेंस। आप भी देखिए लास्ट कुछ क्वार्टर्स में उन सबकी अर्निंग डिलीवरी आई है। यहाँ पे जब आईटी सेक्टर मोस्टली फ्लैटिश अर्निंग दे रहे हैं, कोफोर्ट और ओएफएसएस, ओरेकल फाइनेंस, दोनों ने अर्निंग्स डिलीवरी बहुत स्ट्रांग दी है। तीसरा हमारा स्टॉक जो था जो लिमिटेड क्वांटिटी में था वो परसिस्टेंट, उसकी भी एक्चुअली अर्निंग डिलीवरी लार्ज कैप के कंपैरिजन में बहुत अच्छी रही है। सिमिलरली आप देखेंगे तो हम लोग काफी टाइम से एचवीडीसी में पॉजिटिव रहे। इफ यू रिकॉल लास्ट टाइम भी हमने ट्रांसमिशन पावर टीएनडी स्पेस पे काफी बात की थी। उसमें हमने आपको बोला था कि हमारे पोर्टफोलियो में जैसे हिटाची एनर्जी, सीमेंस एनर्जी, ये स्टॉक है, कल्पतरू पावर, ये सब। आज भी आप जैसे देखेंगे कल्पतरू पावर का नंबर आया है, नंबर बहुत अच्छे हैं। 2 दिन पहले हिटाची एनर्जी का नंबर आया था, ऑर्डर बुक इज एट एन ऑल टाइम हाई। तो वी कंटिन्यू टू बी पॉजिटिव ऑन दीज नेम्स। इन सब पे हमको लगता है कि ये खाली इंडिया स्टोरी नहीं है। ये आज जो शुरू हुआ था इंडिया के ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में ग्रोथ से हुआ था, बट आज ये ग्लोबल ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ बढ़ता जा रहा है। आज इंडियन कंपनीज जैसे कल्पतरू है मिडिल ईस्ट में बड़ा काम कर रहे हैं, जो इस क्वार्टर में इम्पैक्ट आने के बावजूद
वहां पे ग्रोथ आ रही है। आप सिमिलरली देखेंगे हिटाची एनर्जी जो ग्लोबली जो टीएनडी स्पेस में पावर जनरेशन स्पेस में जो डिमांड आ रही है, आप उसकी सबसे बड़े बेनिफिशियरी हैं। आप इंडिया में भी आप देखेंगे जैसे क्रेडिट ग्रोथ के नंबर आए, द ओनली इंफ्रा सेगमेंट व्हिच इज ग्रोइंग राइट नाउ इज एक्चुअली पावर इंफ्रा टीएनडी। तो यहाँ इस इन दोनों स्पेस पे हम लोग बड़े पॉजिटिव हैं। तीसरा जैसे आपने कुछ देर पहले आपने बताया कि आज इंटरनेट स्पेस वाले स्टॉक चल रहे हैं, उनका रीजन है सर, आप देखेंगे कि तो यहाँ पे अर्निंग डिलीवरी आ रही है। आज देखिए आज जो लिस्टेड कंपनी है इटर्नल, जहाँ पे दूसरी कंपनीज जो है अनलिस्टेड भी है जो आज पैसा नहीं बना पा रही है और ग्रोथ में उनको चैलेंज आ रहे हैं, लेकिन ये ग्रोथ भी ला रहे हैं, मार्केट शेयर गेन भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ ये पैसा भी बना रहा है। तो ये सब कंपनीज जहाँ अर्निंग डिलीवरी हो रही है, वहाँ पे वी कंटिन्यू टू बी पॉजिटिव इन दीज अपॉर्चुनिटीज, वेदर इट इज कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, वेदर इट इज पावर टीएनडी और इंडिया मैन्युफैक्चरिंग। जी सौरभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए हमें। आगे बढ़ते हैं अब एक इम्पॉर्टेंट स्टोरी जो आपके लिए फ्लैश हो रही थी MCX से लेकर। MCX का एक बार कैश और फ्यूचर वापस रखेगा, एक बार जरा देखेंगे कैश में 4:30 पर नहीं है, अब कोई भी रेट 3:30 बजे के बाद 3 बजे के बाद कैश और फ्यूचर का। हाँ, तो 2913 पर है इस समय, फ्यूचर में 5% ऊपर। यश के पास चलते हैं और जानते हैं कि यश को क्या जानकारी मिल रही है। यश बताइए। अनुज, जो एक इम्पॉर्टेंट अप्रूवल पेंडिंग था जिसकी पिछली कुछ मीटिंग से चर्चा हो रही थी, वो ये था कि कमोडिटी डेरिवेटिव्स एडवाइजरी कमेटी, जो कि एक सेबी अपॉइंटेड कमेटी है, वो अब क्या चर्चा करती है FPIs यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो एडवाइजर्स को कमोडिटी डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग में अलाउ करने के लिए क्या अपना मत देती है सेबी को, और उस पर थोड़ा सा स्पष्टीकरण आता हुआ दिख रहा है। अगस्त 3 को कमोडिटी डेरिवेटिव्स एडवाइजरी की कमेटी की मीटिंग में उस कमेटी ने अपना अप्रूवल यानी कि ग्रीन लाइट दे दिया है FPIs यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को कमोडिटी डेरिवेटिव्स में ट्रेड करने के लिए। अब यहाँ से CDAC यानी कि कमोडिटी डेरिवेटिव्स एडवाइजरी कमेटी का रोल खत्म होता है और वो जो पूरा रिकमेंडेशन है विद दैट अप्रूवल कि FPIs कमोडिटी डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर पाएंगे, वो सेबी के पास जाएगा और सेबी एक फाइनल कंसल्टेशन पेपर इस पे बहुत जल्द हमें लाती हुई दिख सकती है। मुझे अपने सूत्र ये भी बताते हैं कि इस अप्रूवल के साथ थोड़े सेफगार्ड मेजर्स भी सजेस्ट किए गए हैं कमोडिटी डेरिवेटिव्स एडवाइजरी कमेटी के द्वारा, अलॉन्ग विथ FPIs को अलाउ करने के लिए। अब ये कैसे होगा? ऑफ कोर्स सेबी अपना एक कंसल्टेशन पेपर निकालेगी जिस पे सारे स्टेक होल्डर्स अपना व्यू प्रेजेंट करेंगे। उसके बाद में रेगुलेशंस फॉर्म होंगे जो कि अलाउ करेंगे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को कमोडिटी डेरिवेटिव्स एडवाइजरी में ट्रेड करने के लिए, और ये इसकी शुरुआत होगी गोल्ड और सिल्वर से, और फिर हमें ये जाता हुआ दिखेगा दूसरे मेटल्स में यानी कि कॉपर, निकल, क्रूड भी एक कमोडिटी होगी जहां पे FPIs को अलाउ किया जा सकता है। ये MCX के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैं सिर्फ एक नंबर बोलूंगा, उनके Q1 रिजल्ट्स में अगर हम देखें तो गोल्ड और सिल्वर को अगर साथ में मिलाए तो 77% ऑफ द टोटल फ्यूचर्स टर्नओवर जो MCX का है वो सिर्फ गोल्ड और सिल्वर से आता है। तो यहाँ पे FPIs जैसे जायंट अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो नेचुरली वॉल्यूम बढ़ना एक्सपेक्टेड है और ये MCX जैसे एक्सचेंज के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है। काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है यहाँ पर MCX के लिए। शुक्रिया यश, और ये आपके लिए अब एक अपडेट। मीनवाइल रिविजिट करते हैं जरा निफ्टी के इक्विलिब्रियम प्राइस को, रखिएगा जरा इंडेक्स का इक्विलिब्रियम प्राइस और उसके हिसाब से कहाँ ट्रेड कर रहे हैं हम। ये चेंज हो गया, देखिए वही दिक्कत है, ये चेंज होता रहेगा। और अभी भी एक चीज़ बताऊँ आपको अभी भी यू नेवर नो, क्योंकि कभी भी वो रेट जो है ना वो चेंज हो सकता है। मैं अब इसलिए नज़र रख रहा हूँ इसके ऊपर क्योंकि अब ये कभी भी बिटवीन 328 एंड 330 किसी भी टाइम पर वो कट ऑफ आएगा। वो एक्सचेंज प्री डिटरमिन नहीं करते, वो एक रैंडम टाइम होता है 328 से लेकर 330। जैसे सुबह 97 से लेकर 98 के बीच में होता है, ऐसे ही दोपहर को ये 328 से लेकर 330 के बीच में कहीं पे भी सेटल होगा और उसके बाद उसके हिसाब से आपका ऑप्शन जो है वो सेटल होगा। अब तक नहीं हुआ है। निफ्टी बैंक के केस में एडजस्टेड जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो 57,433 का है, 57,433.65। निफ्टी के केस में 24,468 का इंडिकेटिव क्लोजिंग प्राइस है। ध्यान रखिएगा ये बेस्ड ऑन बिड्स जो कैश मार्केट में FNO स्टॉक्स की आ रही हैं, जो निफ्टी स्टॉक्स की आ रही हैं, उसके बेसिस पर ये एक इक्विलिब्रियम प्राइस है और इसके बेसिस पर ही आपके
ऑप्शन सेटल होंगे, लेकिन अभी ये इंडिकेटिव है, ये हो गया 24,471 हो गया अब, तो थोड़ा सा अपटिक आ रही हैं। सेंसेक्स सेटल हो चुका है मीनवाइल, सेंसेक्स 78,148 वाला 78,154 पर सिर्फ 6 पॉइंट का डिफरेंस रहा, तो ये इसको हटा दीजिए, अब इसको हटा दीजिए इंडिकेटिव क्लोजिंग प्राइस को। सेंसेक्स का रेट आ चुका है जो एडजस्टेड है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, 78,154 पर ये सेंसेक्स का आ चुका है। सेंसेक्स का 6 पॉइंट है, क्योंकि सेंसेक्स में तो आज आई डोंट थिंक कोई ट्रेडिंग हो रही होगी, क्योंकि वैसे ही सेंसेक्स में सिर्फ थर्सडे का दिन मैटर करता है। निफ्टी में अब तक नहीं हुआ है सेटल, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 329 ऑलमोस्ट हो गया, 330 हुआ और 471 पर सेटल हुआ है, तो 24,471 पर सेटल हुआ है। अब आप निफ्टी और बैंक निफ्टी का रख दीजिए, 24,450 वर्सेस 24,471। फिर अब मैं कह सकता हूँ कि आज की एक्सपायरी जो थी वो अब थोड़ा कॉन्फिडेंस देगी ट्रेडर्स को कि अब मामला जो है वो सेट हो रहा है। 20-21 पॉइंट का डिफरेंस, 20-21 पॉइंट का डिफरेंस चलता है। हालांकि आप उसमें ये जरूर कहेंगे कि जो एक ऑप्शन ट्रेडर उसके तो अगर वो 450 की कॉल में है तो 20-25 पॉइंट भी काफ़ी मैटर करते हैं, लेकिन अब जो भी है वो है। लेकिन थोड़ा सा तो अब जो वो मामला था जो 196 पॉइंट 200 पॉइंट वाला, वो वाला सेटल होकर अब थोड़ा बेटर हुआ है। जी बेटर हुआ है। और मैं सुबह से देख रहा था अनुज, जो वाकई जो पिछले हफ्ते मंगलवार को प्रीमियम्स ना के बराबर स्लाइड उठता है, आज पूरे दिन स्लाइडिंग बिहेवियर था उनका, तो थैंक्स गेटिंग बैक टू नॉर्मल। और आपके स्क्रीन पर आप देखें आज का सेटल प्राइस जो है 24,471, तो एक और थोड़ी सी अगर आप देखें तो अच्छी और स्टेबल वीकली एक्सपायरी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर टुमारो। हालांकि संकेत थोड़े से अगर आप देखें नाजुक हैं, क्रूड को हम 90 के बेहद नज़दीक छोड़े जा रहे हैं, और ये थोड़ा सा अगर आप देखें बैंकों के लिए, रेट सेंसिटिव्स के लिए थोड़ा सा नाजुक विषय है। बाकी सभी समीकरणों के लिए, तथ्यों के लिए और रणनीतियों के लिए आगे। अच्छा मैं सोच रहा था अनुज क्लोजिंग हो गई है समझ जाऊँगा, मैं सोच रहा था क्लोजिंग हो गई है। कोई बात नहीं, हो जाएगी, और 10 मिनट की बात बाकी है। एक काम करते हैं वीरू, तो थोड़ा सा आशीष को जोड़ लेते हैं। आशीष के भी टाइम में 10 मिनट ऐड हो गए, वैसे खैर आशीष तो सुबह सबसे पहले आ जाते हैं, लेकिन फिर भी SIP का डेटा, इसको एक बार थ्रेडबेयर समझ लेते हैं आशीष से। आशीष बताइए। आप लोगों ने ब्यूटीफुली अपफ्रंट एक्सप्लेन कर रखा है, फिर भी जो मंथली मेट्रिक्स आए जुलाई मंथ के, 3 इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स पहले समझिए। हाई बीटा की तरफ रोटेशन होता हुआ जुलाई मंथ में, मैसिव इंस्टीट्यूशनल लिक्विडिटी फ्लो हो रही है फिक्स्ड इनकम की तरफ, और तीसरा मंथली SIP इनफ्लोस स्टेबल आपको नजर आएंगे। अब डिटेलिंग पे चलता हूं। जहां तक SIPs की बात है, इस बार ऑलमोस्ट 32,000 करोड़ रुपए जुलाई में आते हुए मंथ ऑन मंथ 0.5% का जंप, 4 मंथ के हाईज पे SIP, और इनफैक्ट जो रिकॉर्ड उच्चतम स्तर थे उन्हीं के इर्द गिर्द आपको रिकॉर्ड हाईज के आसपास ही SIP इनफ्लोज नजर आएंगे। दूसरा, इक्विटी इनफ्लोज 15% मंथ ऑन मंथ गिरे। ध्यान रखिएगा, इससे पिछले मंथ जून में हमने देखा था 26% का सर्ज आता हुआ, वहां से कुछ कूल ऑफ होते हुए इस बार। हाँ, इक्विटी इनफ्लोज कम हुए होंगे, लेकिन कैटेगरी लेवल बिहेवियर इस बार खासा बदलता हुआ नजर आएगा। ब्रेकअप दिखाता हूं आपको। लार्ज कैप्स में पिछले मंथ इनफ्लो थे 2,000 करोड़ रुपए के, इस बार 1,322 करोड़ रुपए के आउटफ्लोज है। पैसा बाहर जाता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ मिड कैप्स, ये पिछली बार का कैटेगरी लीडर था, हायर लेवल्स पर कंसोलिडेट करता हुआ 0.25% के आसपास मंथ ऑन मंथ इनफैक्ट जंप है। पर इस बार का कैटेगरी लीडर है स्मॉल कैप्स। इसमें हमने देखा मंथ ऑन मंथ 39% का ऐसा इनफ्लोज बढ़ते हुए 7,767 करोड़ रुपए, यानी कि अब तक के रिकॉर्ड उच्चतम फ्लोज स्मॉल कैप की तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं। ये दिखा रहा है किस तरह से हाई बीटा पॉकेट्स की तरफ रिटेल की, इंस्टीट्यूशंस की एपेटाइट बढ़ती हुई। गोल्ड ETF, हालांकि अब मैप करने में मजा नहीं रहा, लेकिन हाँ पॉजिटिव इनफ्लोज हैं। मंथ ऑन मंथ 55% के आसपास का डिक्लाइन, लेकिन आंकड़ा पॉजिटिव है। 1,550 करोड़ रुपए के आसपास के इनफ्लोज यहां पे देखने को मिले हैं। कुल इंडस्ट्री वाइड AUM में तगड़ा जंप है, ध्यान रखिएगा। मंथ ऑन मंथ 4.1% का उछाल है, मतलब ऑलमोस्ट 3.25 लाख करोड़ रुपए AUM जुड़ता हुआ नजर आया। पर उसके पीछे बड़ी वजह थी, जैसे मैंने अपफ्रंट कहा था, इनकम डेट ओरिएंटेड स्कीम्स। जून में 1 लाख करोड़ का आउटफ्लो, इस बार तकरीबन 1.25 लाख करोड़ रुपए का इनफ्लो होता हुआ नजर आया, और इसीलिए आपने देखा इंडस्ट्री वाइड AUM स्वेल होता हुआ। बॉटम लाइन, मंथली SIP कलेक्शंस अभी भी फर्म, अभी भी मजबूत आपको नजर आएंगे, और
कैप्स में देखेंगे कैपिटलाइजेशन में तो एक रीअलाइनमेंट होता हुआ प्रॉफिट टेकिंग लार्ज कैप्स में और पैसा चैनलाइज होता हुआ स्मॉल कैप्स की तरफ। ये हाईलाइट है इस बार के जुलाई आंकड़ों की। ओके, ये हाईलाइट है इस बार के आंकड़ों की। चलिए, तो ये हो गया म्यूचुअल फंड का डेटा। मीनवाइल कुछ स्टॉक फ्यूचर्स जो टुवर्ड्स द एंड शानदार जंप दिखा रहे हैं। एक बार सीमेंस रखिएगा आप, सीमेंस का कैश और फ्यूचर्स आई थिंक 240-45 के करीब नंबर्स आए और आई थिंक मार्केट को नंबर्स पसंद आए। और उसके बाद जिस तरीके से फ्यूचर्स में बिडिंग हो रही है, बाइंग हो रही है, एक्चुअली ट्रेडिंग हो रही है, अभी भी ऐसा लग रहा है कि मार्केट को नंबर्स वाकई में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। वैसे भी इस बार कैपिटल गुड्स के आप ज़्यादातर स्टॉक्स देखेंगे ना, मार्केट ने पॉजिटिवली रिएक्ट किया है। तो ये एक स्टॉक है। डिवीज लैब्स एक और स्टॉक है जहाँ पर टुवर्ड्स द एंड में अच्छे मूव्स देख रहा हूँ। कैश वर्सेस फ्यूचर्स का अगर आप डिफरेंशियल देखेंगे तो यहाँ पर भी अच्छे मूव्स हैं। इसके अलावा और क्या इंटरेस्टिंग है जहाँ पर टुवर्ड्स द एंड अच्छे मूव्स आए? लॉरस लैब्स भी रखिएगा। लॉरस लैब्स के बारे में तो क्या ही कहें, हर लेवल पर ये स्टॉक लगता है कि अब और कितना चलेगा। टुवर्ड्स द एंड यहाँ पर एक शानदार मूव आया और कुछ आईटी स्टॉक्स यहाँ पर अच्छे मूव्स आए टुवर्ड्स द एंड। आई थिंक जो स्टैंड आउट कर रहा है वो है परसिस्टेंट सिस्टम्स। परसिस्टेंट सिस्टम का भी रखिएगा, कैश और फ्यूचर्स यहाँ पर भी अच्छे मूव्स आए। ये देखिए करीब करीब 12 रुपये का प्रीमियम एक्सपेंड हुआ। फिर बिल्कुल परसिस्टेंट अगर आप देखें शानदार क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हुआ। निफ्टी आईटी आपकी स्क्रीन पर आप देखें वो आएगा करीब करीब 31,823। याद रखिएगा निफ्टी आईटी जिस क्लोज की तरफ बढ़ रहा है ये 25 फरवरी 2026 के बाद अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्लोज होगा। और निफ्टी ने जो एटलीस्ट वो 24,400 के जोन को आज एटलीस्ट होल्ड कर लिया, उसको सरेंडर नहीं किया, तो उसके पीछे एक बड़ा कारण है कि एक तरफ से अगर आप देखें तो पारिस निफ्टी आईटी संभाल रखी थी। मिड कैप आईटी आज मेरे स्क्रीन पे जो ओपन इंटरेस्ट एडिशन है उसमें सबसे बड़ा ओआई लेके गया है, एम्फेसिस भी हो गया उसमें शामिल। बाकी अगर आप देखें एक दो स्टॉक्स और जो कि आज थोड़ा सा सरप्राइज पैकेज रहे, एक स्विगी में छोटा सा एक रिवर्सल ट्रेड था, आज कल्याण ने थोड़ा बहुत ठीक मूव दिया, लॉरस का जो जिक्र कराई है। एक बार लेके आइए फार्मा स्पेस में ही ग्लेनमार्क, जैसे कि मैं आपको शुरू में कह रहा था कि एक बहुत ही शानदार सेशन रहा ग्लेनमार्क ये फार्मा के लिए। मानस एक छोटी सी टिप्पणी मैं करना चाहूँगा, मैं ये स्टॉक मार्क करके बैठा था, नहीं बात कर पाया। ग्लेनमार्क में एक बहुत ही शानदार तारीख है 29 अप्रैल 2026 से लेकर अब तक के प्राइस पर एक टेक्स्ट बुक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है। ये 2300 के ऊपर क्या कोई बड़े ब्रेकआउट की चांसेस लग रहे हैं आपको ग्लेनमार्क में? देखिए लगातार गिरावट पे 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। केवल इंतजार है 2300 का ब्रेकआउट। अगर 2300 रुपए के ऊपर निकला तो आई थिंक 24-25 की तरफ स्टॉक जाने की कोशिश करेगा। तो बिल्कुल अगर आपके पास पोजीशन है तो बिल्कुल बने रहिए। स्टॉप लॉस आपको 2240 के नीचे लगाना है। खरीदारी 2300 रुपए के ऊपर करेंगे, उस केस में स्टॉप लॉस आपके हो जाएंगे 2260 के आसपास के। ग्लेनमार्क फार्मा पर ये व्यू हो गया और फ्यूचर्स में लगभग 1% ऊपर, यहाँ पर भी अच्छी स्ट्रेंथ थी। अब एफएनओ मार्केट भी क्लोज होने में 2 मिनट 2.5 मिनट रह गए हैं सर, क्लोजिंग पर रिविजिट कर लें? बिल्कुल, क्लोजिंग को रिविजिट करते हैं। देखिए मेरा मानना ये है कि आप न्यूट्रल रहें और क्योंकि मार्केट की जो क्लोज है ना वो जैसे कहते हैं नो मैंस लैंड में हुई है। निफ्टी एकदम अगर आप देखें तो 24,471 पर है, मतलब वो सपोर्ट और सपोर्ट जोन के नीचे है। लेकिन अब कल आप न्यूट्रल पोजीशन रखें और कल सुबह फिर एक फ्रेश व्यू लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है इस मार्केट में। देखिए इस मार्केट में वैसे भी कैरी करके कोई फ़ायदा नहीं है। आपको इंटरडे में अच्छे मौके मिल रहे हैं, छोटे मोटे जो भी मिल रहे हैं, और स्टॉक स्पेसिफिक अच्छे मौके मिल रहे हैं, वहीं पर फोकस करें। स्टॉक स्पेसिफिक मूव अच्छे मिल रहे हैं। कुछ और स्टॉक्स देख लिए, एम्फेसिस का हमने जिक्र किया जहाँ पर क्लोजिंग के वक्त अच्छे मूव मिल रहे हैं फ्यूचर्स में। एक बार मुझे वोल्टास भी दिखाइएगा। वोल्टास फ्यूचर्स में देख पा रही थी कि मैं थोड़े कुछ अपटिक नज़र आ रहे हैं। वोल्टास का फ्यूचर्स रखिएगा स्क्रीन पर, यहाँ पर 1.5% ऊपर वोल्टास के फ्यूचर्स में। एक आखिरी पॉसिबली लास्ट चार्ट चेक वोल्टास का लेना चाहेंगे और ये अरुण जी आप बता दीजिए फ्यूचर्स में लगभग 1.5% ऊपर था आज के सेशन में। ठीक है, अमित जी से हम समझ लेते हैं वोल्टास। अमित जी जी श्रेया जी, एक सपोर्ट से डेफिनेटली घूम रहा है, लेकिन अगर 10 डेमा क्रॉस हो जाएगा जो कि लगभग फ्यूचर्स में 1299 1300 के आसपास है, तब हम थोड़ा और ज्यादा पॉजिटिव ट्रैक्शन देखेंगे। बट किसी की पोजीशन है तो सपोर्ट को देखते हैं 1280 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसे होल्ड करिए। ओके वोल्टास, और क्लियरली एक बार जाइडस लाइफ साइंसेस दिखा दीजिए मुझे स्क्रीन पर। और जाइडस लाइफ ये 7.5% तक दौड़ा आज के सेशन में। कैश में आप इसे देख पा रहे हैं 1191, वही
फ्यूचर्स में देखिए 1201 लगभग 7.5% का मूव, और कल ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पे नजर रहेंगी नतीजों के बाद क्या कुछ अपग्रेड देखने को मिलते हैं और क्या उनका नजरिया। लेकिन ये पर्टिकुलर काउंटर अच्छा रहा, पॉलिसी बाजार अच्छा रहा, एमसेक्स अपने खबरों पर दौड़ा, डॉक्टर रेड्डीज दौड़ा, सिमेंस दौड़ा, इसके अलावा इटर्नल में अच्छे मूव्स थे आज, फ्यूचर्स में भी अच्छी खरीदारी। जी वर्नोवा कल टूटा था, आपको याद होगा, लेकिन जीई वर्नोवा एक बार रखिएगा स्क्रीन पर क्योंकि इस पूरे पैक को हम क्लोजली ट्रैक करते हैं। जीई वर्नोवा अगर आप देखिए, फ्यूचर्स के प्राइस नहीं आ रहे क्या फ्यूचर्स के, जीई वर्नोवा यहाँ पर भी रखिएगा, और एक बार मुझे दिखा दीजिए स्क्रीन पर HCL टेक भी, HCL टेक, और यहाँ पर कैसे रहे जी वर्नोवा फ्यूचर्स में अगर आप देखें तो 2% ऊपर था, यहाँ पर अच्छे मूव थे। HCL टेक भी ठीक ठाक ही मूव थे, और आखिर में एक बार मुझे संवर्धना मदरसन भी दिखा दीजिए, संवर्धना मदरसन। FNO मार्केट क्लोज हो गया और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 1% का मूव था। तो वीरेंद्र जी वेंसडे का सेशन भी हुआ समाप्त, माफ हाँ वेंसडे का नहीं, ट्यूसडे समाप्त हो गया श्रेया, ट्यूसडे का सेशन है आज, ट्यूसडे का सेशन है आज, वेंसडे कल। हर आदमी भटका भटका सा है ना, सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, है ना, भटका हुआ सा सब भटके हुए हैं। एक देखिए क्या सेटल हो गया है ना श्रेया, क्या सेटल हो गया आज। लेकिन मैं दिल से कह रहा हूँ, जो क्लास था ना क्लोजिंग का, एंथुसियाज्म था, पढ़ने में जो क्लोजिंग को मजा आता था, वो थोड़ा ठंडा पड़ गया, वो ठंडा पड़ गया। खैर कोई बात नहीं, वो ठंडा पड़ गया। एक बार क्रूड लेके आए डायरेक्टर साहब, बस क्रूड के साथ इस मार्केट को क्लोज करेंगे हम, और क्रूड ऑलमोस्ट 90 के पैच को हिट करता हुआ, तो ये थोड़ा सा अगर आप देखें तो हमारे रिस्क को बढ़ाता हुआ 89.67, यस, ऑलमोस्ट हिटिंग दैट पैच ऑफ 90। खैर सारे समीकरणों को, तथ्यों को लेके, फैक्ट्स फिगर्स, रणनीति को लेके हम कल सुबह मुलाकात करेंगे बुधवार को, मॉर्निंग कॉल और मुनाफे की तैयारी। तब तक के लिए नमस्कार।